दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे। सबसे मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, 31 लॉस फॉर डायबिटीज एजुकेटर्स। मुद्दे पे आते हैं। ऑनरेबल अरविंद जी, अमित जी, महेश जी, पुनानिया जी, चेची साहब एंड माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज़ क्या है अगर ये हम पूछें तो वैसे सभी को पता है, लेकिन फिर भी अगर हम सही मायने में देखें तो हमें नहीं पता। वाई? बिकॉज पूरे दुनिया में क्या कोई एक ऐसा पेशेंट आपने देखा जो डायबिटीज़ को ठीक कर चुका हो दवाई लेने के बाद, दवाई की वजह से? इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट में मैं इसको ऐसे कंपेयर करूँगा हमारे सीए के पार्टिसिपेंट्स के लिए कि डायबिटीज़ हेल्थ के लिए वही है जो जीएसटी बिजनेस के लिए है। तो मेरी नज़र से सब चाहते हैं करना, लिंक करें क्या, कुछ समझ नहीं आता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जीएसटी को आए लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गए और डायबिटीज़ को आए, डायबिटीज़ की पहली दवा को आए एग्जैक्टली 100 साल हुए। 1918 में पहली इसकी दवा की पहला जो आविष्कार हुआ था, दैट वाज 1918। सो इट इज़ दिस 2017 इज एग्जैक्टली 100 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट मेडिसिन वॉज इन्वेंटेड। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो कन्फ्यूजन है। वो डायबिटीज़ का डॉक्टर मैं ज़्यादातर देखता हूँ खुद ही डायबिटिक पेशेंट है। जो खुद ही डायबिटिक पेशेंट है वो दूसरे को कैसे ठीक करेगा? तो वो ठीक कर ही नहीं सकता, राइट? सो हम चाहते हैं ठीक करें, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे अपनी हेल्थ की बात हो, लेकिन करना क्या है? जब जीएसटी आया था तो इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स। हाँ, तो ये बड़ा सिंपल है। मैंने कहा ये तो गुड्स है और सर्विस है, तो सर्विस टैक्स भी पता है, गुड्स भी पता है, ये दोनों का मतलब पता है। तो आई आस्क्ड माय अकाउंटेंट कि वो कहती मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो सिंपल एक अकाउंटेंट हूँ। फिर मैंने अपने सीए से पूछा, कहा कि चलो मैं देखता हूँ, मैं कल बताता हूँ। कुछ बताया, वो कुछ समझ नहीं आया, वो ढूंढ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ डायबिटीज़। फिर फाइनली मुझे एक शख्स मिले, वो है अनूप। अनूप जी हैं यहाँ पे, और महेश जी। तो इन्होंने कहा कि हमने जीएसटी पे किताब लिखी है। तो फिर फाइनली उसका सोल्यूशन मिला। बोलने का मतलब है कि आई रियली वांट टू डू समथिंग कि जीएसटी को लागू किया जाए, लेकिन करें तो करें क्या? वो रास्ता क्या है? वो पूछे किससे? जिससे पूछ रहे हैं उसको भी तो नहीं पता, ठीक है ना? तो दैट इज़ व्हाट इज़ डायबिटीज़। तो हम यहाँ पे वो 31 लॉज जो जहाँ पे डॉक्टरों की पढ़ाई ख़त्म होती है, उसके आगे की जो दुनिया है वो अगर हम जान लें तो डायबिटीज़ क्लियर ठीक हो सकती है। तो जो चीज़ कोई डॉक्टर इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो चीज़, वो ऐसी 31 चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और सवाल सिर्फ डायबिटीज़ का नहीं है, बिकॉज आपने देखा कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी मिली जुली हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है कि आज कोई डायबिटीज़ की दवा ले रहा है तो आज से 1 साल बाद वो साथ में बीपी भी उससे जुड़ जाएगा, और एक और साल बाद एक और दवाई जुड़ जाएगी, हार्ट की दवाई जुड़ जाएगी। तो वो एक पैकेज है। शुरू किससे सफ़र शुरू होता है वो एक अलग बात है। किसी का सफ़र बीपी से शुरू होगा, किसी का सफ़र हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की दवा से शुरू हो, बट एट द एंड आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ मेडिसिन है। रेयरली ऐसा कोई मिलेगा जो सिर्फ एक ही दवाई ले रहा होगा। हाँ, शुरुआत एक दवाई से कर रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेडिसिन। उसको ये नहीं पता कौन सी बीमारी, उसको पता है कितनी दवाइयाँ मुझे खानी है पूरे दिन भर में, दैट ही नोज। एंड नॉर्मली मैंने देखा कि एक पेशेंट जो होता है 40 से 50 के बीच में, बाय दैट टाइम 10 से 15 की दवाइयाँ, जिसमें मल्टीविटामिन कैप्सूल्स, टॉनिक भी इकट्ठे अगर कर लें तो अबाउट 10 to 15 तो एवरेज है। एवरेज, ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना तो है ही जो एवरेज है। सो जो ये 31 लॉज हैं, ये नॉर्मली हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर्स हैं यहाँ पे। जो डायबिटीज़ एजुकेटर, दे में प्लीज़ रेज हैंड। थैंक यू, थैंक यू। सो डायबिटीज़ एजुकेटर इज़ द वन जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन दे हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड इट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं भी एक डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ,
राइट। सो हम शुरुआत करेंगे, हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके, देन उसको बढ़ाएंगे दायरे को, अपने फैमिली को ठीक करके, फिर और बढ़ाएंगे अपने फ्रेंड्स को ठीक करके, और उसको बढ़ाएंगे आगे। दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ डायबिटीज एजुकेटर। इट इज़ नॉट जस्ट कि डायबिटीज़ एजुकेटर तो डायबिटीज़ की ही बात उसको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है कोई पेशेंट, तो वो सिर्फ डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है। डायबिटीज़ इज वन ऑफ द इलनेस, बट पेरिफेरल बहुत सारी बीमारियां हैं। तो आज हम सबकी बात करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें कहीं पे हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सवाल रह जाएं, तो जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 31 लॉस की तरफ, आपके सवाल आपको लिखने हैं। एट द एंड आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आपको पूछना है, राइट। सो पहले मैं बता दूं, द सोल्यूशन इज देयर एंड वेरी क्विक सोल्यूशन इज देयर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहली बात डायग्नोसिस पे आता है, डायबिटीज़ का पेशेंट है कि नहीं है, हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या नहीं है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि पेशेंट है भी कि नहीं है, तो उसको डायग्नोस करने का क्या तरीका है और क्या तरीका होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो पहला ट्रैप, जो पहली गलती करते हैं कि हम डायग्नोसिस में ही, बहुत सारे लोग जो पेशेंट थे ही नहीं बट दे आर रॉन्गली डायग्नोस्ड। तो पहले इसकी बात करते हैं। डायग्नोसिस के दो तरीके हमारे पास, एक तो ब्लड शुगर चेक करना अगर डायबिटीज़ की बात करें, और दूसरा सिम्टम। ब्लड शुगर चेक करना, दैट इज ए नंबर, ग्लूकोमीटर में एक नंबर बताया होगा, वो नंबर बताएगा आप डायबिटीज़ पेशेंट है या नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्लूकोमीटर में एक नंबर है, तो वो नंबर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वर्सेस एक और पेशेंट है वो सिम्टम, दिक्कत है उसको, उसका गला सूख रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, उसको थकावट हो रही है, एनर्जी लेवल डाउन है, वेट भी कम होता जा रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो सिम्टम, कभी भी द डायग्नोसिस शुड नॉट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कि सिम्टम भी साथ में जुड़ा ना हो। और ये इसमें फंसते वो लोग हैं जिनको एनुअल हेल्थ चेकअप का वो मिला होता है कि भाई एनुअल एक बार तो चेक करा लेना चाहिए, तो वो तो ज़रूर ट्रैप में आते हैं, क्योंकि नंबर आपका वही हो जो कन्वेंशन लिखा गया है, उसके चांसेस बहुत कम है। कन्वेंशन लिखा है कि 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से अगर ऊपर है तो डायबिटीज़ है, और 100 से नीचे तो प्री डायबिटीज़ है, मतलब कोई हेल्दी नहीं है, या तो डायबिटिक पेशेंट है आप या होने वाले हैं। डायबिटीज़ पेशेंट है तो दवा लीजिए, और अगर पेशेंट नहीं है तो होने वाले हैं तो भी दवा ले लीजिए। तो इन एनी केस आप किसी भी डॉक्टर के पास रैंडमली चेक कराएंगे तो चांसेस आर यू विल कम बैक विद सम मेडिसिन आइदर टू प्रिवेंट डायबिटीज़ और टू कंट्रोल डायबिटीज़। सो पहला नियम यह है कि डायग्नोसिस का जो बेसिस है वो कभी भी ब्लड शुगर रीडिंग नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली ब्लड शुगर रीडिंग नहीं होना चाहिए। ब्लड शुगर रीडिंग किसी की 300 भी हो सकती है, बट वो एब्सोल्युटली हेल्दी हो सकता है, तो वो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है। इसको मैं आगे और एलॉबरेट करूंगा, लेकिन अभी पहली पॉइंट कि ब्लड शुगर रीडिंग बेसिस नहीं होना चाहिए, राइट, अगर आप डायग्नोस कर रहे हैं। साथ में सिम्टम अगर हैं तो ब्लड शुगर रीडिंग पे फिर सेकेंडरी है वो, ठीक है ना। इट्स लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप में से कई लोग आए यहाँ पे, गूगल मैप को देख के, गूगल मैप आपने सेट कर दिया अपने मोबाइल पे, वो डायरेक्शन दे रहा है, सीधे जाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, फिर फाइनली वो बोलता है कि भाई कि आप आते हैं और फाइनली देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है सीए का ये इंस्टीट्यूट है, किसी से पूछते हैं वो भी बोलता है सीए का इंस्टीट्यूट है और यही है, लेकिन गूगल मैप बता रहा है कि 2 किलोमीटर आगे जाके है। अब गूगल मैप की बात मानेंगे या जो लोग बोल रहे हैं और जो तो आपको दिख रहा है उसकी बात मानेंगे? कुछ लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट है, मैं तो गूगल मैप की बात मानूंगा, ये बता रहा है अभी भी 2 किलोमीटर आगे है, तो गूगल मैप के अनुसार 2 किलोमीटर आगे जाएगा, एक झोपड़ी दिखेगा, गूगल मैप बोलेगा यही सीए इंस्टीट्यूट है, तो उसी में वो सीए इंस्टीट्यूट ढूंढेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है, लेकिन उस पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। टेक्नोलॉजी से बड़ा एक और टेक्नोलॉजी, दैट इज अवर ओन बॉडी। हमारा बॉडी भी हमें इंडिकेशन देता है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, वो भी हमें कुछ बताते हैं। जब हम उसको इग्नोर करके हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते हैं, देन वी बिकम द ट्रैप, हम फिर उसका ट्रैप का पार्ट बन जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी सेकेंडरी आएगी, राइट। टेक्नोलॉजी की अपनी हेल्प ली यहाँ तक पहुँचने में, बट अपने आँखों, आँख, कान, नाक भी खोल के रखे, राइट, कि टेक्नोलॉजी फेल हुआ तो एक और टेक्नोलॉजी भगवान ने दिया, पहले उस पर डिपेंड होना है। वो हमने आंखों पे देखा, लिखा हुआ है, एक आदमी बोल भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है, महसूस भी कर रहे हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब वो टेक्नोलॉजी क्या करी, 2 किलोमीटर दूर है कि 4 किलोमीटर, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो पहला नियम ये है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो दोज वर वेरी परफेक्टली हेल्दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीडिंग जब भी देखो 250, 250, 300, वो उनका बॉडी का होम्योस्टेसिस है, उनका बॉडी का मेकअप भी वैसे है। जैसे हर एक को एक साइज का जूता फिट नहीं बैठ सकता, ठीक उसी तरह से हर एक के लिए एक नंबर फिट नहीं बैठ सकता, तो वो डायबिटीज़ का पेशेंट है ही नहीं। मैं इसको और इलॉबरेट करूंगा आगे, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला नियम, डायग्नोसिस के लिए ब्लड शुगर इज नॉट द प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी।
प्राइमरी बिल्कुल नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। नाउ हेयर मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। किसी को अगर डायबिटीज़ है भी, पहले तो डायबिटीज़ है तो क्या होगा, सिम्टम्स होंगे, दिक्कतें होंगी, राइट। उसके बाद ब्लड शुगर की रीडिंग होगी कितनी, 250 से ऊपर, 250 से ऊपर रीडिंग भी आ रही है और उसको दिक्कत भी है, डिस्कम्फर्ट भी है, तो हो सकता है डायबिटीज़ पेशेंट हो सकता है कि अभी भी हो सकता है पेशेंट हो या नहीं हो। अगर तो है तो क्या करना है, उसके लिए जो सबसे बड़ी मेडिसिन, सबसे बड़ी दवा जो शुगर लेवल को एकदम कंट्रोल कर देगा, एकदम ही कंट्रोल कर देगा, सबसे पावरफुल मेडिसिन, दैट इज द ग्रीन लीव्स। ये ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, कौन से हरे पत्ते, कोई भी हरे पत्ते, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, पान के पत्ते, आजकल तो सर्दी के मौसम में बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, कोई भी पत्ता। मान लो कोई इंसुलिन का पेशेंट है जो इंसुलिन लेता है और गलती से अगर वो पत्ते खाया पहले दिन ही, तो उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और इंसुलिन की मात्रा अगर उसने उतनी ही रखी, डोसेज को कम नहीं किया, तो वो सीधे हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में आ जाएगा। सो जो सबसे बड़ा दवा है दुनिया में जो डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर को उसी वक्त कंट्रोल कर सकता है 1-2 घंटे के अंदर ही, उसका नाम है ग्रीन लीव्स। सबसे बड़ी दवा, इमीडिएट सेम डे काम करेगी। और ये फ़र्क उनको दिखेगा ज़्यादा जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर कोई 40 यूनिट लेता है तो देखेगा जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया, 40 की जगह वो 30 यूनिट में ही उतना काम चल जा रहा है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, राइट, विच इज मच मोर पावरफुल देन एनी कन्वेंशनल इंसुलिन और एनी अदर मेडिसिन, राइट। जो भगवान का बना हुआ ये मेडिसिन है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है वेजिटेबल्स, सब्जियां, कच्ची सब्जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली सब्जी या वो वाली सब्जी, मैं बोल रहा हूँ कच्ची सब्जी। कोई भी चीज जो आप बोल सकेंगे ये सब्जी में कैटेगराइज होता है, तो वो ब्लड शुगर को इमीडिएटली पहले 4-5 घंटे में, ग्रीन लीव्स हैं जो 2 घंटे में कंट्रोल कर देगा, सब्जी है तो वो 4-5 घंटे में कंट्रोल कर देगा। कौन सी सब्जी, ये आप पे है, सीजनल जो भी वेजिटेबल आपको लगता है, लेकिन वो कच्चा खाना पड़ेगा, तो वो इमीडिएटली कंट्रोल कर देगा। तो पहले तो कोई पेशेंट है कि नहीं है वो एक डाउट है, अगर है भी तो कंट्रोल नहीं करने से मतलब है। तो कंट्रोल करने की सबसे बड़ी दवा मैंने बताया सेकेंड नंबर पे वेजिटेबल है। फिर थर्ड नंबर पे स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स। इट विल टेक अबाउट 7-8 आवर्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। अभी खाएंगे तो 7-8 घंटे बाद उसका नतीजा आपको दिख जाएगा। उसके बाद नट्स है, बादाम या कैशू नट या कोई भी मूंगफली, कच्ची, लेकिन कच्ची, और पानी में भिगो लें तो और अच्छा। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रूट्स, फल। वैसे तो नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फल नहीं खा सकते, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, फल के अंदर भी शुगर होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो कभी एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाऊंगा आपको, फल के अंदर जो शुगर होता है उसका नाम किसी कोई बता सकता है? फ्रुक्टोज। और फ्रक्टोज जो है वो ब्लड में घुलता ही नहीं, घुलता ही नहीं ब्लड में। फ्रक्टोज सीधे ही इंटेस्टाइन से लिवर में चले जाता है। तो फल का जो मीठापन है या शुगर है वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता। हम क्या बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड फ्रुक्टोज बोलते हैं हम। तो हम ब्लड फ्रुक्टोज क्यों नहीं बोल देते? डॉक्टर ये बोलेगा व्हाट इज योर ब्लड ग्लूकोज, कभी ये नहीं बोलेगा व्हाट इज योर ब्लड फ्रुक्टोज। सुना कभी किसी ने? तो फ्रुक्टोज बोलना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये है कि भाई हम फल नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, मीठे फल नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर है। हाँ है, उस शुगर का नाम तो पूछो क्या है, दैट इज फ्रक्टोज, राइट। तो फ्रक्टोज तो ब्लड में घुल नहीं सकता, वो उसमें उस तरह की केमिस्ट्री है ही नहीं, तो वो ब्लड शुगर को बढ़ा नहीं सकता, बल्कि वो लीवर में जाता है और उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो उल्टा हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और फायदेमंद है। यहाँ पे आप में से कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो कभी पेशेंट थे, लेकिन अब उन्होंने रोज के रोज किलो के किलो आम खा के, केले खा के अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर लिया है। कोई यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं, 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 7 हैं। तो मतलब ये है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे डॉक्टर की नॉलेज खत्म होती है वहीं से हमारे डायबिटीज एजुकेटेड नॉलेज शुरू होती है। तो ये एक साइंस है कि फ्रूट कैन नॉट इंक्रीज द शुगर। वाई? बिकॉज उसके अंदर जो शुगर होता है वो अलग ढंग का होता है और वो कभी ब्लड में घुलता ही नहीं है। ग्लूकोज भी होता है फ्रूट के अंदर, बट वो बहुत लिमिटेड होता है, वो तो हर जगह होता है, राइट। सो लेकिन ये दवा है, जब भी कोई दवा किसी को मिलती है तो दवा का एक डोज होता है, उस डोज पे वो काम करेगा। तो ये हमारी दवा है, तो ये
कोई बोलेगा कि ये तो मैं भी खाता हूँ, रोज ही खाता हूँ, तो मैं डायबिटिक पेशेंट क्यों पिछले 20 साल से। राइट डोज इज इंपॉर्टेंट, कितने डोज में मैं लूँ ताकि वो मुझे मेरे ब्लड शुगर को, मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। द नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। हम नॉर्मली इसको बोलते हैं डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट क्यों बोलते हैं, ये जो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स हैं उन सबको तो ये पता है कि वाई इट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट। और जो मेरी ट्रेनिंग पहली बार देख रहे हैं वो कितने लोग हैं? ओके, ठीक है। तो आप तो डीआईपी डाइट क्या है वो वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए जब यहाँ से जाएंगे तो मेरे जो पिछले ट्रेनिंग की जो डीवीडी है वो आपको यहाँ पे काउंटर में मिल जाएगा, वो लेते हुए जाइएगा, तो ताकि ये कनेक्शन बन जाए, जो थोड़ा सा मिसिंग लिंक है। राइट, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बट डीआईपी का हिस्ट्री क्या है वो समझने के लिए एक डीवीडी है 3 घंटे की, वो यहाँ से लेते हुए जाएंगे, वो घर जाके देख लीजिए, so that will serve the purpose. So this will work as a medicine. ये दवा की तरह काम करेगा जब आप इसको एक राइट डोज में लेंगे तब। तो राइट डोज कैसे डिसाइड करें, उसके फॉर्मूला क्या है, दैट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस इज द राइट डोज। वेजिटेबल तो लेना है कितना, आपके बॉडी का 1% बॉडी वेट का। राइट, तो जैसे कोई 100 किलो का है तो कितना किलो लेना पड़ेगा, 1 kg। राइट, तो ग्रीन लीव्स लेना तो है, लेकिन कितना लेना है, आपके बॉडी के वेट का 0.1%, ओनली देन इट विल वर्क एज ए मेडिसिन, तभी वो मेडिसिन की तरह काम करेगा। तो मान लो कोई 100 किलो का आदमी है तो कितना वो ग्रीन लीव लेना पड़ेगा उसको, 100 ग्राम, मिनिमम 100 ग्राम। राइट, तो ये रूल है। तो पहली बात तो ये कि हमें खाना है, क्या खाना है वो देख लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। कई सारे पेशेंट बोलेंगे लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वो राइट डोज पे नहीं ले रहे हो। व्हाट इज द डोज, हाउ टू डिसाइड फॉर ए पेशेंट, तो ये अपने लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी और के लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जस्ट एक 1 स्लाइड इज एनफ टू कैलकुलेट द डोज। और ये जो डोसेज मैंने ये सिर्फ ब्लड शुगर के लिए नहीं है। ब्लड शुगर को 24 घंटे में कंट्रोल कर देगा ये, 24 घंटे से 3 दिन के अंदर, और ब्लड प्रेशर को 3 से 7 दिन के अंदर कंट्रोल कर देगा। सेम थिंग। सो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको आपको ये वार्निंग देनी पड़ेगी कि अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो 7 दिन में आपको ब्लड प्रेशर की दवाई को या तो टेपर करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। वाई, बिकॉज अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा। राइट, सो इट इज सो पावरफुल दैट द वार्निंग इज दे हैव टू आइदर टेपर द मेडिसिन और दे हैव टू स्टॉप द मेडिसिन ऑल टुगेदर। राइट, सो नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो एकदम दवा से भी ज्यादा स्ट्रांगली ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बल्कि आपके अंदर के बॉडी के रिपेयर करके। फॉर एग्जांपल, बॉडी में एक केमिकल होता है जो बनता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज दैट, एक हार्मोन, इंसुलिन। अब इंसुलिन को बनाने के लिए कुछ वर्कर होते हैं, उनका नाम क्या है, बीटा सेल। देखिए, हम में से बहुत कम लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये बीटा सेल, ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी वो रटा दिया है, डॉक्टर ने रटा दिया है, और ये भी रटा दिया कि बीटा सेल कभी दोबारा बन नहीं सकते। जरा सोचिए, बॉडी के सारे सेल्स दोबारा बनते हैं। ब्लड सेल हर 3-4 महीने में बनता है, स्किन के सेल बनते ही रहते हैं, हेयर बनता है, नाखून बनता है, ऐसा कोई सेल नहीं है ब्रेन के कुछ सेल को छोड़ के जो कि दोबारा नए नहीं बनते। तो बीटा सेल दोबारा क्यों नहीं बन सकते? बीटा सेल दोबारा बन सकते हैं, एक कंडीशन में बन सकते हैं, जब आप बॉडी को रिपेयर करने के लिए इस डोजेस में खाना कुछ दिन तक देंगे तो बीटा सेल दोबारा बनने लगते हैं। इट बॉडी इज एबल टू क्रिएट न्यू बीटा सेल। लेकिन इसका उल्टा करें तो बीटा सेल मरते हैं सबके बॉडी में, बिकॉज कोई सेल ऐसा नहीं जो एक बार बना और 100 साल तक रहा, वो मरेगा फिर नया सेल आएगा फिर वो मरे। दैट्स व्हाट यू नो। हर 11 साल में हम एक नए इंसान बन जाते हैं, क्योंकि 11वें साल तक हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक बार चेंज हो चुके हैं, तो हम ब्रांड न्यू बनते हैं फॉर आफ्टर एवरी 11 ईयर्स, इंक्लूडिंग द बीटा सेल। तो बीटा सेल मरते हैं, ट्रू, लेकिन नए बन सकते हैं, वो भी ट्रू है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं, स्पेशली डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, जो लोग देखते हैं कि जीवन भर उनको इंसुलिन पे रहना पड़ता है। तो सवाल ये, तो बीटा सेल क्यों नहीं बने? वो इसलिए कि वो डॉक्टर्स कुछ ऐसे पॉइजन उनको देते रहते हैं ताकि उनका बीटा सेल नया बनेगा भी तो उसी दिन मर जाए, मारते रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कोई एक आदमी आता है कीचड़ में लथपथ होके, बोलता है मुझे क्लीन होना है, तो आप क्या बोलेंगे? नहा लो ठीक हो जाओगे।
लेकिन वो नहाते जा रहा है, कोई कीचड़ फेंकते जा रहा है उसके ऊपर। क्या कभी आएगा जब वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा? हाँ, पहले ये कि जो सप्लाई कीचड़ की उसको बंद करो, अब नहाओ, राइट। सिमिलरली जो कॉज है उसका खराब होने का, उस कॉज को पहले रोकना होगा। तो वो कॉज क्या है जो बीटा सेल को किल कर सकती है उसका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट्स इन ब्लड शुगर कंट्रोल। सबसे ज्यादा जो खराब चीज है वो है मिल्क, दूध, राइट। सो ये कुछ लोगों को शॉकिंग लगेगा जो मेरी ये पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूँ आपको कि ये मिल्क क्यों है। उसके लिए उससे ज़्यादा एक मैं आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, सिंपल। एक हफ्ते के लिए अगर आप दूध छोड़ देंगे, एक हफ्ता छोड़िए, 10 दिन के लिए दूध छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे, कुछ और मत कीजिए जो मैं बोलने वाला, सिर्फ एक चीज़ कीजिए कि फॉर 1 वीक मैं डेयरी प्रोडक्ट सारा छोड़ देता हूँ, जस्ट एक हफ्ते के लिए। ज़िंदगी भर तो पिया ही है, खाया है, तो एक हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा, या 10 दिन में क्या हो जाएगा? जोड़ों के दर्द आपके ठीक होने लगेंगे, ब्लड शुगर आपके नॉर्मल होने लगेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, आपका हाँफना कम हो जाएगा, आपकी बॉडी का वेट नॉर्मल, जो लोग मोटे हैं। ये सारे चेंजेस सिर्फ एक चीज़ से आ सकता है, इफ़ यू स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट, राइट, द मोमेंट यू स्टॉप। तो मैं तो ये वार्निंग देता हूँ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है वो अगर ये मिल्क प्रोडक्ट कम करते हैं या छोड़ते हैं तो उनको इंसुलिन की डिपेंडेंसी भी कम करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे ही वो मिल्क प्रोडक्ट छोड़ेंगे, एक चीज होगी कि बॉडी के बीटा सेल दोबारा जन्म, वो तो लेते ही हैं दोबारा जन्म, लेकिन उनको किल करने का जो पॉइजन है, वो कीचड़ है, वो आपने फेंकना बंद कर दिया। द मोमेंट यू स्टॉप थ्रोइंग, राइट, द फिल्थ, जैसे आपने कीचड़ फेंकना बंद किया तो क्या हुआ? तो वो तो नए जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो मरेंगे नहीं अब, और वो मरेंगे नहीं तो इंसुलिन प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना, वो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, राइट। सो कई बार मैं हैरान होता हूँ देख के डॉक्टरों को, कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके इंसुलिन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है, यानी कि वो 20 यूनिट ले रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि 10 यूनिट पे काम चल रहा है। डॉक्टर को पता चलता है, डॉक्टर बोलता है ऐसा करो, इसकी दूध की मात्रा डबल कर दो, और जैसे ही वो डबल कर दिया, दोबारा से वो जो 10 यूनिट से काम चल रहा था, दोबारा वो 20 पे आया। तो इट इज़ रियली सरप्राइजिंग, रियली सरप्राइजिंग, राइट। सो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है मिल्क प्रोडक्ट। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके, आई चैलेंज यू डू इट फॉर 1 वीक और 10 डेज। रिफाइंड फूड, ये सबसे सेकंड नंबर पे बड़ा दुश्मन है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, ये बॉडी का जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, इंक्लूडिंग थायराइड। अच्छा, ये कैसे करता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सिंपली आपको समझ आएगी। जब आप सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, ऐसे सोचते हैं, तो खाने की पिक्चर आती है दिमाग में। फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है ना, जैसे ही आपने एप्पल की पिक्चर दिमाग में सोची, ब्रेन ने तभी पहला सिग्नल दे दिया और बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन चालू हो गए, इंक्लूडिंग इंसुलिन, दैट इज जस्ट वन ऑफ देम। फिर जब आपने उस खाने को देखा, ये रहा एप्पल, तो ब्रेन ने सिग्नल दोबारा भेजा। फिर आपने लिया, छुआ, फिर स्मेल किया, फिर टेस्ट किया। वो हर एक्शन बॉडी को प्रिपेयर कर रही है वो फूड को वेलकम करने के लिए। फिर जब उसको चबा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, तो बॉडी में कई सारे हार्मोन तैयार हो रहे हैं कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड में, जो कि उस फूड को अच्छी तरह एक्सेप्ट करे और सही जगह भेजे। लेकिन जब जो रिफाइंड फूड है उसको चबाने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा ही नहीं। वो आप एक बिस्किट खाने में कितना टाइम लगेगा? आधे मिनट भी नहीं लगेगा। तो वो चबाने वाला प्रोसेस हमारा 1/10 रह गया है। तो वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी की, वो सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो सिग्नल दिया नहीं, पहले ही खाना पहुंच गया। और जब पहले ही खाना पहुंच गया, होता नहीं है, आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं अपने घर पे, भाई 7 बजे आ जाना जी, आप उसको देख के कि 7 बजे हैं तो मैं 6:30 बजे तक तैयार कर लूँगा। वो 5 बजे आ गया तो क्या होगा? यू विल बी डिस्टर्ब्ड, राइट। तैयारी तो हुई नहीं, आपने तो 7 बजे का टारगेट रखा था, वो 5 बजे आके बैठ गया या वो 3 बजे आके बैठ गया, तो आपको खुशी नहीं होगी गेस्ट आ गया, आपको एक टेंशन हो गया, आप क्या करें, राइट। सिमिलरली वो फूड अचानक आ गया स्टमक में, तो क्या होगा? अचानक आ गया ब्लड में, वो स्टमक ने धक्का के ब्लड में भेज दिया, तो उस इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जितने सारे पैरामीटर है वो इधर उधर हो गए, राइट। तो इट इज़ लाइक एक गेस्ट आ रहा है, वो हम क्या करते हैं, गेस्ट के कहीं जाते हैं तो अचानक नहीं पेश हो जाते, वी गिव ए कॉल कि मैं पहुंचने वाला हूँ, अच्छा मैं इस चौक तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि वो बंदा भी प्रिपेयर हो रहा है, राइट। सिमिलरली बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स, राइट। लेकिन रिफाइंड फूड में ये दिक्कत है। एंड देन एनिमल फूड, राइट। एनिमल फूड में एक और दिक्कत है।
हालांकि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन थोड़े कम होंगे, तो जो कम है, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो भी एक तरह से नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि एनिमल फूड का मतलब सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं है। कोई भी ऐसा खाना जो जानवरों से आता हो वो एनिमल फूड है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, वो एनिमल फूड है कि प्लांट फूड है? एनिमल। एनिमल फूड की दिक्कत क्या है कि एनिमल्स का जो प्रोटीन है, जितने भी एनिमल्स हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें, सारे एनिमल के प्रोटीन आपस में मिलते जुलते हैं एंड वो प्लांट के प्रोटीन से अलग हैं। एनिमल का प्रोटीन प्लांट के प्रोटीन से अलग दिखता है, राइट। और जब हम कुछ खाते हैं, जैसे अंडा खाया, तो वो प्रोटीन स्टमक में कई टुकड़ों में कटता है, तब जाके ब्लड में घुलता है और ब्लड तभी उसको यूज़ कर पाता है, राइट, छोटे छोटे हिस्सों में। कई बार हमारे स्टमक इतने नाजुक हैं कि वो प्रोटीन को टुकड़ों में नहीं काट सकते, तो सीधे ब्लड में घुल जाएगा, और जो सीधे घुलेगा तो वो बॉडी के लिए बेकार है। तो इम्यूनिटी को ब्रेन बोलता है कि वो प्रोटीन को उठा के फेंक दो जो ब्लड में सीधे ही आ गया बिना कटे। तो इम्यूनिटी पूछती है कि कौन सा प्रोटीन को, तो ब्रेन सिग्नल देता है प्रोटीन का शेप ऐसा है, लेकिन वो जो शेप है उस प्रोटीन का, वो एनिमल प्रोटीन का शेप कैसा होगा? आप एनिमल है कि आप प्लांट हैं? तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो प्रोटीन का शेप है और वो जो अंडे का प्रोटीन का शेप है, दैट इज वेरी वेरी सिमिलर, राइट। उस सिमिलैरिटी के चक्कर में क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी उस प्रोटीन को मारने के चक्कर में क्या कर देगा? इट विल अटैक आवर ओन प्रोटीन, है ना। तो जैसे मैं आपको कई बार मैं समझाने का एग्जांपल देता हूं कि आप पुलिस कांस्टेबल, एक फोन आया कि भाई आपके एरिया में एक चोर आ गया, उसको मार डालो गोली से, जैसे ही दिखे। मैं पहचानूंगा कैसे? वो बोलेगा कि भाई उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अब क्या गड़बड़ होगी? जो भी बड़ा मूछे वाला है वो भी मारा जाएगा बिना मतलब के, एक इनोसेंट आदमी भी। द सेम थिंग हैपन्स, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, कि ऑटो इम्यून, जो स्किन डिजीज होते हैं कई तरह के, जो कैंसर होते हैं कई तरह के, इवन डायबिटीज टाइप 1 होता है, ऑल दीज आर ऑटो इम्यून डिजीज, जहां की बॉडी गलती से अपने ही अच्छे लोगों को मारती है दुश्मन समझ के। तो वो ऑटो इम्यून डिजीज डॉक्टर पास जाएंगे, बोलेंगे जीवन भर कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन भर वो एनिमल फूड नहीं खत्म कर रहा ना, राइट। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि इसका सोर्स एनिमल फूड, उसको बंद कर दो, कॉज को बंद कर दो, उसी दिन खत्म हो जाएगा। स्किन डिजीज का कोई पेशेंट होगा, 99% of the skin disease patient, they are skin disease patient because of this autoimmune attack. तो कॉज को हटा दिया, राइट। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आते हैं, देखते हैं बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा भाई यहाँ बदबू है, मैं रह नहीं पाती, वो एक परफ्यूम देगा, छिड़क देना भाई दिन में 2 बार, बदबू चलेगी। लेकिन फिर क्या कि वो जो चूहा मरा हुआ था वो और सड़ गया, तो 2 बार देने के बाद भी बदबू फिर भी आ रही है। डॉक्टर देखिए ये भी काम नहीं कर रहा, डॉक्टर बोल रहे ऐसा करो अब से 4 बार छिड़क देना, परफ्यूम 4 बार लगाया, आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा कुछ समय के बाद वो भी एनफ नहीं होगा, बिकॉज वो तो सड़ता जा रहा है ना। तो यहां पे सोल्यूशन क्या है? तो चूहे को पकड़ के वो उठा के बाहर फेंक दो। जो कॉज है जब तक उसको हम उठा के अलग नहीं करेंगे, क्योर नहीं हो सकता। तो ऑटोइम्यून डिजीज में 99% ऑटोइम्यून डिजीज का जो कॉज होता है वो रिफाइंड एंड एनिमल, ये दोनों मिला के है। इसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो जिंदगी भर बीमार रहेगा। ऐसा कोई स्किन डिजीज का पेशेंट नहीं देखा होगा कि जो ये बोलता हो कि अब मैं ठीक हो गया हूं। टेम्परली कुछ ना कुछ हो जाता होगा, लेकिन परमानेंटली वो बीमारी रहता लगातार, ऑटो इम्यूनिटी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो चूहा है उसको फेंका नहीं, घर के अंदर रखा हुआ है, वो सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी परफ्यूम बढ़ा के, कभी उसको चेंज करके, कभी कुछ और करके, कभी उस घर से बाहर भागे। बट द कॉज को हमें समझना, उसको हटा देना। द मोमेंट आपको स्किन डिजीज के पेशेंट से मिलेंगे, उसको सिर्फ 2 चीज बोलिए, रिफाइंड फूड और एनिमल फूड को, और नहीं 15 दिन के लिए हटा दीजिए, एक्सपेरिमेंटल। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो सालों साल से था, वो जो जख्म थे, घाव हो गए थे स्किन डिजीज के, वो वैनिश हो जाएंगे। 15 डेज क्या होता है, राइट? 15 साल हो गए उसको बीमार पड़ते हुए, 15 दिन क्या होते हैं, राइट? सो क्योंकि अभी जो करंट मेडिकल साइंस है वो कॉज पे नहीं बेस करती है, वो सिम्टम पे बेस करती है। सिम्टम क्या है? मुझे जुकाम, दर्द है बाहर, तो क्या है कि वहीं पे मलहम लगा दिया। सिम्टम क्या है? मुझे बदबू आ रही है, तो बदबू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन बदबू क्यों आ रही है ये नहीं पूछ रहा वो डॉक्टर कि कारण क्या है। उनको ना तो पूछेंगे ना बताएंगे, उनका सिलेबस देखेंगे ना, तो उसमें उस सिलेबस में कॉज
के बारे में जिक्र करना या वो कोई प्रोटोकॉल का पार्ट ही नहीं है। सो उसको सिर्फ उतना ही देखना है। अब बचपन में आपने देखा हो, एक कहानी आपने पढ़ी है 7 अंधों की, जो हाथी के अलग अलग पार्ट को पकड़ लेते हैं। एक को पूछता हाथी क्या ये क्या पकड़ा है, तो वो बोलता है ये तो सांप लग रहा है। याद आ रहा है आपको? एक को बोलता है आपको क्या लग रहा है, लगता है बहुत बड़ी दीवार है। तो डॉक्टर ही है कि वो उसका फोकस है। आजकल मैं तो आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो ये स्पेशलिस्ट हूँ। आई का भी कई सारे डायमेंशन हो गए। आई का बीच वाला हिस्से का एक अलग स्पेशलिस्ट है, बाहर के हिस्से का एक तीसरा स्पेशलिस्ट है। तो वो कभी इलाज नहीं कर सकते। इलाज तो कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते कभी। सो उसके बाद था ऑयल। एनीथिंग विच इज पैक्ड, एनीथिंग रिफाइंड क्या है? कोई भी चीज आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री के रास्ते से होते हुए आप तक पहुंच रही है तो वो रिफाइंड है। कोई भी चीज हाथ में लेके देखिए और पूछिए ये इंसान ने बनाया या भगवान ने बनाया। अगर आंसर आ रहा है ये इंसान ने बनाया तो वो रिफाइंड है, राइट? तो ये सिंपल डेफिनेशन है। ऑयल, ये चौथे नंबर पे सबसे खराब चीज ऑयल। हालांकि लोग पूछते हैं कौन सा ऑयल खाएं, वो ऑलिव ऑयल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें या फिर कोई और सनफ्लावर ले लें, राइट? इस तरह का कुछ। तो मैं बोलता हूँ जो सबसे सस्ता वही ले लो, क्योंकि सबके सब इक्वली हार्मफुल है, कम से कम पैसे तो बचे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ऑयल कोई कम हार्मफुल या ज्यादा हार्मफुल, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑयल, जो पहली बात तो यूज कैसे करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं। द मोमेंट एनी ऑयल इज हीटेड, हीट करते ही सारे ऑयल एक जैसे हो गए, एक जैसे खराब, हीट करते ही। और जैसे पराठे में लगाएंगे हीट करेंगे ना, ऐसे तो लगाएंगे नहीं, राइट? तो पहले तो ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, बट हमारे जो यहाँ पे ट्रेंड है कि हम उसको हीट के थ्रू उसको फूड के वो के उसमें ले जाते हैं। तो जब द मोमेंट इट इज हीटेड, all the oil, the chemical structure became same, exactly same. You cannot differentiate. This means all the oil are equally harmful. तो हमें क्या करना है, उसको कम से कम करना है। इस बात की चिंता नहीं करनी ये ऑयल है तो अच्छा है, वो ऑयल तो खराब, वो तो इक्वली खराब है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश केमिकली, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश वंस इट इज हीटेड, राइट? सो टाइम बचेगा तो इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे आएंगे कभी, राइट? एंड फाइनली कुक्ड फूड। मैं ये नहीं बोल रहा कुक्ड फूड इज अ पॉइजन, मैं बोल रहा हूँ कुक्ड फूड जो पका के खाना होता है वो आपके पेट को भर सकता है, थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रिशन दे सकता है, लेकिन बॉडी में कोई अगर डैमेज हो गया है, रिपेयर करना है, कुक्ड फूड रिपेयर नहीं करता है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुक्ड फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कुक्ड फूड आपको न्यूट्रिशन देगा, आपके पेट को भर देगा, आपको एनर्जी देगा, बट कुक्ड फूड कैन नॉट डू एनीथिंग टू रिपेयर योर बॉडी। अगर कहीं पे जख्म हो गया है या कहीं पे घाव हो गया है या कहीं पे कोई सेल डेड हो गया है या कहीं पे कोई ट्यूमर आ गया है, तो कुक्ड फूड में वो ताकत नहीं है कि वो आपकी रिपेयरिंग करे, राइट? वो रिपेयरिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? सो तो ये दैट इज व्हाट इज दिस। तो वर्ड्स में सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर है वो सबसे खतरनाक और सबसे नीचे वाला एक्सेप्टेबल है। एक हेल्दी आदमी इसको लेगा तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ फायदा होगा ऐसा नहीं है। मेडिकली कोई फायदा होगा ऐसा नहीं है। पेट भरेगा, न्यूट्रिशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, रिपेयरिंग नहीं होगी। ओके, सो घी ऑयल वाले कैटेगरी में करेगा या डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क में करेगा, राइट? इनमें करेगा, दोनों में। अच्छा ऐसा ना, क्वेश्चन लिखते रहिए। 31 अभी फटाफट खत्म करते हैं, उसके बाद आप जो पूछेंगे, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं इसका आंसर कहीं आगे कहीं ना कहीं है, राइट? लेकिन इसको पहले खत्म करके देन वी कैन इंटरेक्ट, यू कैन राइट द क्वेश्चंस, राइट? हम 4 पे पहुंचे, 5वें पे बड़ा इंटरेस्टिंग 5वां इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट के लिए है। मान लो जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, आपके घर में हो, आसपास हो, उनसे वो इंसुलिन लेते हैं ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में हो। कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर 150 से 250 के बीच में अगर इंसुलिन ब्लड शुगर है तो दैट इज अ गुड कंट्रोल। एम बहुत नीचे करने की जरूरत नहीं है, 150 से 250। मैं एक्सट्रीम केस ले रहा हूं कि एक आदमी है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो उसका अगर ब्लड शुगर 400 है तो ज्यादा खतरनाक है या 60 है तो ज्यादा खतरनाक? कौन सा ज्यादा डैमेजिंग होगा? 60 लो। और इतना लो कभी भी बॉडी नॉर्मली नेचुरली नहीं करती, चाहे भूखे रहें तब भी।
वो तभी होगा जब आप इंसुलिन का ओवरडोज लेंगे या मेडिसिन का ओवरडोज लेंगे, राइट। सो ये बात एकदम क्लियर करनी चाहिए। दैट इज द रूल नंबर 5 फॉर डायबिटीज एजुकेटर, कि अगर कोई दवा पे है या कोई इंसुलिन पे है तो उसको ये एम करना है कि शुगर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरडोज से ज़्यादा कम ना हो जाए। ये हमें याद रखना है। हाई ब्लड शुगर इज नॉट गुड, बट हाई इंसुलिन डोज इज इवन वर्स। ज़्यादा शुगर अच्छा है ऐसा नहीं है, वो थोड़ा ख़राब है, लेकिन ज़्यादा इंसुलिन और ख़राब है। तो खराब और ख़राब में हमें चूज़ करना हो तो ख़राब को ही चूज़ करेंगे ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 400 रहना बड़ा अच्छा है, लेकिन 60 रहना और ख़राब है। और 60 आया कैसे? सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, जब आप आर्टिफिशियली कुछ लेंगे, केमिकल लेंगे या इंजेक्ट करेंगे। दैट इज़ द ओनली वे। नॉर्मली आप भूखे रहिए 10 दिन तक, तब भी 60 नहीं आएगा। बॉडी की टेंडेंसी नहीं है। बॉडी अपने स्टोरेज में से आपको शुगर देता रहेगा, एनर्जी देता रहेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा बॉडी, राइट। सो दिस इज रूल नंबर 5। नाउ इसीलिए रूल नंबर 6 आता है, क्योंकि रूल नंबर 5 क्या है कि लो शुगर नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहिए हमें, वो डैमेजिंग होता है, वेरी लो शुगर। अगर कोई 24 जो DIP डाइट में कोई आता है, DIP डाइट कौन सा वाला है वो मैंने आपको बताया था, ये इस रेशियो में कोई अगर खाने की सोचता है तो ही इज ए DIP डाइट इनटेक कर रहा है वो, राइट, ही इज टेकिंग DIP डाइट। सो इस डाइट पे जैसे ही कोई आएगा, वो 100% ना करे, इसको अगर 50% भी अमल कर रहा है, तो अगर ऐसा वो करेगा तो एक रूल और जुड़ जाएगा, दैट इज कि 24 घंटे के अंदर ही, उस डाइट के लेने के अंदर ही उसको अपनी दवा बंद करनी होगी। आज अगर घर जाके अपने पेशेंट को किसी को बोलते हैं कि ये डाइट पे आ जाओ, और वो अगर दवा पे है, तो ये डाइट पे आने का मतलब वो दवा छोड़ना ज़रूरी है। दवा नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये डाइट क्या कर रहा है? ब्लड शुगर को कम कर रहा है। वो दवा क्या कर रहा है? वो भी कम। दोनों मिलके क्या होगा? बहुत कम। तो आप उस पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं उल्टा, और हमारी टेंडेंसी उस पेशेंट को फायदा पहुंचाना। तो उसको ये है कि या तो आप वो दवा भी बंद करो तो ये शुरू करो, क्योंकि ये भी दवा है, बट नेचुरल दवा है। लेकिन अगर ये भी शुरू कर, कई सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब खाना वाला आपका मान लेता हूं और दवा वाला भी उस डॉक्टर का मान लेता हूं। वो सोचते हैं बीच का रास्ता, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक। मैंने कहा कि भाई दोनों में से एक चुनो, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। दोनों चुनेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, और वो हमारा पर्पस है नहीं, राइट। सो दिस रूल नंबर 6। नाउ मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, अगर जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है और अगर वो ये बोलता है कि मैं 100% वर्ड यूज कर रहा हूं, वो DIP डाइट में आऊंगा, जो मैंने अभी स्लाइड दिखाया था, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसी समय से, जिस समय उसने ये सोचा और करना शुरू किया, फ्रॉम दैट, मैं दैट डे नहीं बोल रहा हूं, दैट मोमेंट ओनली, राइट, जो इंसुलिन वो लेगा, वो इंसुलिन की मात्रा ऑन एवरेज 1/3 करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 100 यूनिट लेता था तो, और DIP डाइट में आज से आना शुरू करेगा, तो आज कितना इंसुलिन लेना पड़ेगा उसको 100 की जगह? हाउ मच? 33 रिड्यूस टू, राइट, रिड्यूस टू होगा ये, राइट। यहां पे मिस्टेक आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर 100 वाला है तो उसको 33 से ही वही वाला फायदा मिलेगा, उतना ही ब्लड शुगर हो जाएगा जो नॉर्मली 100 से होता था। क्लियर हो गया ये बात, राइट। और अगर वो नहीं मान रहा, कई ऐसे पेशेंट होंगे, ठीक है डाइट तो ये ले लेता हूं, इंसुलिन उतना ही चलने देता हूं, दैट इज वेरी डेंजरस। तो वो बहुत ही डेंजर, इसलिए ये है कि अगर इफ यू थिंक ऑफ सजेस्टिंग समबडी द डाइट, आपको शुरुआती इससे करना है कि क्या आप इंसुलिन की डोज को चेंज करने को तैयार हैं। अगर तो नहीं, तो डाइट के बारे में सुनने की भी जरूरत नहीं है, राइट। सो क्यों? क्योंकि अगर वो इंसुलिन डोज नहीं चेंज करेंगे तो उसके लिए बहुत डैमेजिंग हो जाएगा, वो बहुत लो ब्लड शुगर चला जाएगा, और वो हम चाहते नहीं है, वी डोंट वांट दैट, राइट। सो दैट बिकम्स रूल नंबर 7। नाउ द रूल नंबर 8, इसमें कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे जिनको दांतों की दिक्कत है, टीथ प्रॉब्लम, जो बूढ़े लोग हैं वो चबा नहीं सकते, राइट। या कुछ लोग हैं बोर हो जाते हैं चबाते चबाते, बोलते हैं डॉक्टर साहब ये जो वेजिटेबल कच्चा और ये पत्ते खाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गाय हूँ, चबाते रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होता, राइट। चबाने की आदत नहीं ना हमें, राइट। वो ब्रेकफास्ट अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया DIP डाइट विल टेक अबाउट 1 आवर, लंच करेंगे तो लगेगा 1 घंटा, डिनर करेंगे तो लगेगा 1 घंटा,
तो जो इंसान 10 मिनट में लंच एंड डिनर फिनिश करने का आदी हो वो 1 घंटा कहाँ देगा, राइट। तो बोलता है मैं चबाता रहता हूँ, तो मैं तो वो बोर हो गया, मैं थक गया, राइट। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ, नेगोशिएशन होता नहीं है, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं, यार इतने का लगा दो, नहीं इतने का लगा दो, कि कहाँ उसका दिमाग फिट होता है। दुकानदार सोचता है 10 रुपये कम करने से ये माल मैं बेच सकता हूँ। तो हमारी हालत एज ए डायबिटीज एजुकेटर वही है कि यार ये तो मानेगा नहीं, मैं बोलूँ 1 घंटा लगेगा तो ये करेगा ही नहीं, मेरी बात मानेगा ही नहीं। तो मैं फिर थोड़ा नेगोशिएट करके कि अच्छा ऐसा कर लेना, थोड़ा स्टीम कर लेना, स्टीम करने से क्या होगा, थोड़ा नरम हो जाएगा तो जल्दी खा लेगा। लेकिन कोई ऐसा भी होगा स्टीम से भी नहीं मानेगा, फिर क्या बोलना है, चल यार थोड़ा बॉईल कर लेना और नरम हो जाएगा। तो ये नेगोशिएशन पावर पे है, कहाँ जाके वो बंदा फिट होता है, राइट। फिर बोलता है मैं बॉयल से भी नहीं मानूंगा, तो फाइनली ये जूस कर लेना भाई, राइट। जूस नहीं मानेगा तो कुक तो कर ही रहा था, राइट, तो करते रहो। तो ये आपको देखना है कि एज ए दुकानदार, शॉपकीपर की कहाँ पे उसको कन्विंस कर दिया। हमारा गोल क्लियर है कि मुझे उसको ठीक करना है, लेकिन कोई 100% आपकी सारी बात मान ले जरूर नहीं, उसे लाइफस्टाइल फिट ही नहीं हो रहा। उसने उतना बजट रखा ही नहीं टाइम का कि रोज मैं 3 घंटे तो खाता ही रहूं। उसने बजट रखा 30 मिनट का पूरे दिन भर में, और हमारे कहने पे 30 मिनट का 60 मिनट कर सकता है, 3 घंटे नहीं कर सकता। तो चलो भाई, इसकी यहाँ पे कहीं भी जहाँ फिट हो जाए वो कर सकता है। लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे यहां से यहां तक हम ट्रेवल करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस कम होगी, खत्म नहीं होगी, कम होगी। अच्छा, कितनी कम होगी? एज ए डायबिटीज एजुकेटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो दैट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड। 100% इज रॉ, लेकिन स्टीम भी खराब नहीं है, 70% इफेक्टिव है तो अच्छा ही है। बॉयल भी उतना खराब नहीं, 50% इफेक्टिव है। 40% तो जूसेस भी है, फ्रेश जूस, पैक्ड नहीं बोल रहा मैं। और जूस भी तब बनाओ जब आपको पीना हो, और जब पी रहे हैं तो 1 गिलास पीने में करीब 15 से 20 मिनट लगना चाहिए, जैसे कि कोई शराब पीता ना आराम से, उस ढंग से, तो वो इफेक्टिव होगा। कुक फूड को मैंने 0 पे रखा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कुक फूड आपको पेट भरा सकती है, आपका एनर्जी दे सकती है, लेकिन आपको टेस्ट को सेटिस्फाई कर सकती है, बट रिपेयरिंग नहीं कर सकती। और जो बीपी का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, जिसको दर्द है जोड़ों में या डिफरेंट काइंड ऑफ पेन है, ट्यूमर है, तो उसके बॉडी को रिपेयरमेंट की जरूरत है। रिपेयरिंग के लिए तो ये कुक फूड नहीं, ये सारे ही करेंगे। लेकिन इसमें जैसे जैसे आप यहां से बढ़ते जाएंगे इस तरफ की तरफ, वैसे वैसे आपका टाइम ज्यादा लगेगा ठीक होने के लिए। बट चलो, एज लॉन्ग एज हर दिन थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं तब भी ठीक है। सो आगे हम ये अगले रूल पे, रूल नंबर 9। यहाँ पे कई सारे पेशेंट जो डायबिटीज एजुकेटर, उनको एक दिक्कत आती है कि आपने डाइट बता दिया, समझा दिया, कैसे दवाई टेपर करने बता दिया, वो आता है 1 महीने बाद बोलता है मैंने सारा कुछ वैसे का वैसे ही किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 100 में से 1 पेशेंट ऐसे भी आएगा। तो क्यों नहीं फ़ायदा हुआ या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके लिए है अपना रूल नंबर 9। खाना क्या है हमें पता है, कितना खाना है यही पता है, कैसे खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी सिंपल। रूल नंबर 9, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, ईट बिफोर यू फील हंग्री। ये रूल है खास तौर पे डायबिटीज पेशेंट के लिए। भूख लगने से पहले खाओ। जब भूख लग गया, अब जब खाएंगे तो बॉडी विल वर्क इन ए डिफरेंट वे, पहली बात। दूसरी बात, जब भूख लगी गया है तो ये नहीं देखेगा कि वो हमारा वो DIP डाइट कहाँ है, फिर तो बिस्किट हाथ लगेगा तो बिस्किट भी खाएगा, वो चिप्स लगेगा वो भी खाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो हमारे नियम से डेविएट हो जाएगा। तो ईट बिफोर यू फील हंग्री। नंबर 2, ईट एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ पेट में पड़ना चाहिए। तीसरा, चूज अमंग द DIP फूड। मैंने आपको DIP फूड का वो स्लाइड दिखाया था कि पहले ग्रीन लीव्स था, उसके नीचे क्या था, वेजिटेबल, वेजिटेबल के नीचे क्या था, स्प्राउट्स, स्प्राउट से नीचे क्या था, नट्स, नट्स से नीचे क्या था, फ्रूट। इनमें से कुछ भी ले लो, उस पर छोड़ दो। कोई बोलता मुझे तो फ्रूट्स बहुत पसंद है, एक तो बहुत नरम होता है वो, दूसरा मीठा होता है, तो वो बिना थोड़ा चबा के खा सकता है वो, तो मैं बोलता हूँ वही खाओ। फिर क्या मैं 1 दर्जन केले खा सकता हूँ, 2 दर्जन खा सकते हो, पूरे दिन केले पे ही रह सकते हो? एक बार रह के देखिए, एक्सपेरिमेंट करके। अगर आपको लगता है ना इससे शुगर बढ़ता है, 1 दिन करके देखिए, शुगर थोड़ा तो बढ़ेगा ही टेम्परली, बट इमीडिएटली ड्रॉप भी होगा। क्योंकि थोड़ा क्यों बढ़ेगा, फ्रुक्टोज के साथ ग्लूकोज थोड़ा सा फ्रूट्स में भी होता है, जो कि सब जगह होता है, बट दैट इज अ गुड फूड। सो दिस इज द रूल नंबर 9, दैट यू हैव टू ईट इन दिस वे।
खाने के ये 3 नियम, ये स्पेशली डायबिटीज फोकस्ड पेशेंट के लिए ज़्यादा है कि ये नियम भी आपको बताने हैं। अगर खुद आप डायबिटीज पेशेंट है तो ये नियम भी आपको अपनाने हैं। रूल नंबर 10। अच्छा, इनमें से कौन सा रिलायबल है? विच ब्लड शुगर इज रिलायबल? पहली बात तो मैंने बताया कि ब्लड शुगर की रीडिंग उतनी रिलायबल होती नहीं है, और अगर होती भी है कंपैरेटिवली तो कौन सी वाली रीडिंग ज़्यादा रिलायबल होती है? कुछ डॉक्टर बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, कुछ है पोस्टप्रैंडल खाने के 2 घंटे बाद, कुछ है HbA1c जो 3 महीने बाद टेस्ट होता है, ठीक है ना। चौथा है एवरेज ब्लड शुगर। एवरेज ब्लड शुगर क्या है? सुबह की खाली पेट की रीडिंग, रात को सोने से पहले की रीडिंग, दोनों प्लस किया डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज ब्लड शुगर, राइट। सो यहाँ पे इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, कंपैरेटिवली रिलायबल तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मॉनिटर करना ही है, जैसे जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट उनको इंसुलिन शुगर चेक करना ही है, उनका शुगर कंट्रोल कैसे जा रहा है वो देखना ही है, इन चारों में जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है दैट इज एवरेज ब्लड शुगर। अच्छा, कौन सा सबसे ज़्यादा अनरिलायबल है, जिस पे आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते? दैट इज द फर्स्ट वन, फास्टिंग ब्लड शुगर। ये किसी का कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को चेक किया 200 आया, तो एक्सपेक्टेड क्या है? सुबह क्या होगा? 200 से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रात भर तो कुछ खाया नहीं और बॉडी से शुगर जा रहा है लगातार, तो एक्सपेक्टेडली कम होगा। लेकिन आप देखेंगे शुगर सुबह का 250 आ गया। कई लोग घबरा के मेरे पास आते हैं कि रात को मैंने 200 चेक किया और सुबह देखा वो तो 250 था, उठते ही कुछ खाया नहीं। मैं बोलता हूँ हो सकता है कि आधी रात में नींद में कुछ खा लिया होगा आपने। बोले नहीं डॉक्टर साहब, मैं मजाक में मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो बड़ा घबराया हुआ हूँ और ये 250 आ गया, ये जबकि मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे पता है, और ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह जब आप उठते हैं, आप में से 50% लोगों का ब्रेन ये देखता है कि उठते ही आप खाते नहीं हैं कुछ, लेकिन उठते ही बहुत सारा काम करने लगते हैं। खाना बनाना, बच्चे को देखना, बहुत सारे और काम, ऑफिस की तैयारी करनी, कोई फाइल करना, कोई फ़ोन कॉल करना, हज़ारों चीज़ करने लगते हैं। खाना तो बाद में खाते हैं, लेकिन वो जब चीज़ें करेंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत इमीडिएटली पड़ेगी द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम द बेड। तो आपके उठने से पहले ब्रेन, आप में से आधे लोगों का ब्रेन लीवर को बोलता है कि भाई बंदा उठने वाला है, तो आप थोड़ा सा शुगर लीवर में जो स्टोर होता है वो रिलीज कर दो ब्लड में, ताकि उस शुगर का इस्तेमाल करके आप अपने बेसिक काम निपटा लें जब तक कि ब्रेकफास्ट आप ना खा लें, राइट। सो इसका मतलब ये है कि सुबह उठ के शुगर जब बढ़ जाता है तो यानी कि ब्रेन और बॉडी आपको कोऑपरेट कर रही है आपकी एक्टिविटी में, वो कोई बीमारी नहीं है। उसी को डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी एक बीमारी का नाम दे दिए, आप तो डायबिटीज पेशेंट है, बल्कि ट्रूथ ये है कि वो तो ब्रेन हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि भाई ये आदमी तो सुबह से उठ के खाता नहीं, 1 आध घंटे पहले सारे काम निपटाता है, राइट। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोग 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनका सुबह का शुगर ज्यादा होता है रात के शुगर से, सोने से पहले की शुगर 55%। इसे कहते हैं मेडिकली डॉन फिनोमिना। एंड डॉन फिनोमिना इज नॉट ए डिजीज। जिस तरह से कोई गोरा है कोई काला है, तो हम ये नहीं बोल सकते जो काला है वो बीमारी है या गोरा वाला बीमारी है, वो तो एक हमारा बॉडी का मेकअप है। ठीक उसी तरह से किसी का शुगर रात से ज़्यादा आ सकता है सुबह, किसी का कम आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी, ब्रेन हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है या ब्रेन ने सोचा कि इसके हाल पे छोड़ दो, ये जो भी कर रहा है ये देख लेगा अपने आप ही। जब वो भूख लगेगी सुबह तो अपने आप पहले खाएगा, फिर बाद में काम करेगा। इट ऑल डिपेंड्स, बट दैट इज नॉट ए डिजीज। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। एक दिन किसी को बोलिए अपने घर में या आप खुद भी 4 बजे या 3 बजे ब्लड शुगर रीडिंग चेक कीजिए। सोते वक्त अगर 200 था तो 3 बजे आपका आएगा 150। अब सुबह उठ के चेक कीजिए 250, यानी 3 से 7 बजे के बीच में 150 का 250 हुआ ना, 100 बढ़ गया। क्योंकि ब्रेन ये देखता है कि इसका उठने का समय होने वाला है, तो ब्रेन ने लीवर को बोल दिया रोज की तरह भाई उठने वाला है, अब आप शुगर रिलीज करो। तो वो ड्रॉप होके आपके उठने से पहले बॉडी तैयार करती है अपने आप को, ताकि आप एनर्जी के साथ काम कर सकें। उसी को एक बीमारी का नाम दे दिया। तो फास्टिंग शुगर का कोई मतलब नहीं है, ये आपको राइट पिक्चर नहीं देगी, क्योंकि बॉडी के बिहेवियर क्या होगा आपके लिए वो ब्रेन डिसाइड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सो सबसे ज़्यादा अनरिलायबल ये है, रिलायबल ये है। बाकी इन दोनों में जो 3rd नंबर पे रिलायबल है वो ये सबसे, और उसके बाद ये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती HbA1c। सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं HbA1c,
कि आपका पिछला 3 महीना अगले 3 महीने के कंपैरिजन में कैसा रहेगा। यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद दिस। अगर आप सोचे मेरा 6.55 से कम होगा तो मैं, ज़्यादा होगा तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, दैट इज़ नॉट ट्रू। HbA1c जो टेस्ट है ये WHO ने वैसे भी अप्रूव नहीं किया हुआ है, ये अप्रूव टेस्ट की लिस्ट में नहीं है। ये तो डॉक्टर बोल देता है टेस्ट करने के लिए, तो इसकी ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं है। ये यूरोप में चले जाएंगे, ये टेस्ट होता भी नहीं है, राइट। ये टेस्ट अपने इच्छा से आप यूं ही कराएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कराना, वो अलग बात है, बट इससे कोई निष्कर्ष निकालना या इससे ये डायग्नोज करना कि आप डायबिटिक है कि नहीं, ये ऑफिशियली भी ये नहीं है। एनीवे, हम चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। हम शुगर डायग्नोस की बात कर रहे थे, ब्लड शुगर की। एक्यूरेसी ऑफ ब्लड शुगर मॉनिटर। कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं सेम डाइट ले रहा हूँ, कल सुबह में मेरा 150 आया था, आज 150 था वो 160 आ गया, वो 10 कैसे बढ़ गया। देखिए उतना एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 5 उंगलियों से आप शुगर लीजिए और अभी चेक कीजिए एक साथ, एक में आएगा 100, एक में आएगा 150, एक में आएगा 125, एक में आएगा 127, करके देखिए। या एक ही उंगली से ज़्यादा ब्लड लीजिए और उसको 2 बार चेक कीजिए, एक में आएगा 190, दूसरे में 250। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब किसकी कौन सा मानूं, जो सबसे कम है उसको मान लो या जिसमें ज़्यादा खुशी मिलती है उसको मान लो। बोलने का मतलब ये है कि आज की जो टेक्नोलॉजी जिसपे आप बिल्कुल ऐसा मानते हैं ये भगवान का दिया हुआ नंबर आ गया, कैलकुलेट किया हुआ, जो कि कभी फेल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट विच यू आर हैविंग इज नॉट एक्यूरेट। उसमें मिस्टेक के चांस जो ऑफिशियली अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, दैट इज 10 to 20%। एरर तो एक्सेप्टेबल है, वो तो मशीन में ही लिखा रहता है, बट वो 10 to 20% नहीं है, कभी कभी 50% भी है। वो 50% की ब्लड शुगर होगा आपका 150, दिखाएगा 250, आप तो सिर पकड़ लेंगे। तो मतलब ये कि ब्लड शुगर की रीडिंग को बहुत सीरियसली भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है। आ जाएगी टेक्नोलॉजी, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। ये ट्रुथ को दिमाग में रखना है कि हाँ ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं हम, लेकिन उस पर ओवर डिपेंड नहीं होना है। हमें पूछना है मैं हेल्थ वाइज कैसा फील कर रहा हूँ, 250 रीडिंग है, 300 रीडिंग है, हेल्थ वाइज मैं फर्स्ट क्लास फील कर रहा हूँ, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप 2 ग्लूकोमीटर लेंगे, सेम ब्लड सैंपल लेंगे, 2 अलग रीडिंग आएगी, राइट। सो वो एक्सपेरिमेंट करके कभी आप खुद भी देख सकते हैं। आप ब्लड का सैंपल वेन से लेंगे, रीडिंग कम आएगी, जैसे जैसे यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो आप डिसाइड कीजिए कैसा रीडिंग चाहिए, कम चाहिए यहाँ से ले लीजिए ब्लड, अच्छा मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए यहाँ से ले लीजिए भाई। तो चॉइसेस हैं आपको, क्या रीडिंग चाहिए आप सोचिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे देखना है कि वो रीडिंग आपको मिल जाएगी, अगर आपको रीडिंग से ही मतलब है तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है खास, इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर फीलिंग। मान लीजिए रीडिंग बिल्कुल 100 आता है रोज, 100 बिल्कुल, और ब्लड प्रेशर 120/80 एग्जैक्ट आता है, लेकिन आप बुरी तरह से पेन है, आप हिल भी नहीं पा रहे हैं, सिर में दर्द रहता है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, यार यू आर मोस्ट हेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड। किस चीज़ को मानेंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे या वो जो पेन बॉडी में हो रहा है, वो जो एनर्जी लॉस है उसको मानेंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन मार्क है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे, जैसे ही आप DIP डाइट शुरू करेंगे, वो जो मैंने दूसरा स्लाइड दिखाया था, लीफ, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, उसका प्रोपोर्शन में क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये रूल नंबर 20। ब्लड शुगर कंट्रोल विद इन 24 आवर्स to 3 days, 24 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर ब्लड शुगर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर कंट्रोल 3 से 7 दिन के अंदर, यानी कि 7वें दिन में आपको ब्लड प्रेशर की गोली या तो खत्म करनी होगी या टेपर करना होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होगा ही होगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल में जो इफेक्ट होता है वो 24 घंटे में। वाई? ये जो डाइट आप ले रहे हैं ना, दैट इज 0 कोलेस्ट्रॉल डाइट। एक रूल याद रखिए, सिंपल, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ एनिमल्स को दी है, प्लांट कैनॉट मेक कोलेस्ट्रॉल। तो जब आप वही खाना ले रहे हैं जो प्लांट से आता है, तो आप फूड में कितना कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, 0। इसका मतलब आपका बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में, वो वही वाला कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी खुद बना रही है, और बॉडी खुद कभी भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती, उतना ही बनाती जितना बॉडी को जरूरत है। इनफैक्ट दुनिया में जो बॉडी के लिए, जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई केमिकल है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। आपके स्किन या कोई भी सेल नए बनते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल इज द आउटर कवरिंग। कोलेस्ट्रॉल को घटाना बहुत ही खतरनाक बात है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस पे अगर आपको ज़्यादा जानना है
तो मेरा एक यूट्यूब में वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, उस वीडियो देखेंगे। एनीवे, थायराइड, जो थायराइड के पेशेंट हैं, अगर वो इस डाइट पे रहेंगे और 1 महीने तक रहेंगे तो चांसेस आर कि थायराइड की गोलियों को भी उनको 50% टेपर करना पड़ेगा या पूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका थायराइड ठीक हो चुका होगा या काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा। बॉडी वेट, जो लोग मोटे हैं, 1 महीने में इस डाइट पे आते ही, और ये डाइट उसी रेशियो में लेंगे तो 5% वेट घटेगा, जब तक कि नॉर्मल वेट ना आ जाए। जैसे 100 किलो का आदमी 1 महीने में कितना हो जाएगा, 95, फिर अगले महीने कितना हो जाएगा, 90, 5%, एटलीस्ट 5%। फिर ब्लड की थिननेस, तो ऐसे लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड थिनर वगैरह लेते हैं, वो रूटीन का पार्ट है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना है, ब्लड प्रेशर की दवा लेना है और वो ब्लड थिनर लेना है, दीज आर समथिंग, और कुछ न्यूट्रिशनल टैबलेट। वो लोग अगर ये डाइट शुरू करते हैं तो ये सोच के शुरू करें कि विद इन 7 डेज मेरा कोएगुलेशन फैक्टर वो चेंज हो जाएगा, राइट, सो वो बढ़ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे ब्लड थिनर को घटाना है। अगर वो नहीं घटाएंगे तो और मुसीबत हो जाएगी, ब्लड सुपर थिन हो जाएगा, तो सुपर थिन हम चाहते नहीं है, कोई ब्लीडिंग होगी तो रुकेगा ही नहीं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इस डाइट पे आएंगे तो ये सारी चीज़ अफेक्टेड होंगी बॉडी में, और इतने इतने दिनों में अफेक्टेड होगी, यानी कि इतने इतने दिनों में वो वाली सारी दवाइयाँ जो उस चीज़ के लिए ले रहे होंगे उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कम करते जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल कोई ये डाइट लेना या वो डाइट लेना नहीं है, हमारा फाइनल गोल है कि हम हेल्दी हों, हम एनर्जेटिक फील करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा क्या खाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा हिस्सा क्या टेपर करना है। तो जो डायबिटीज़ एजुकेटर हैं वो अगर बोले कि ये डायबिटीज़ की डाइट है और डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगर इतना ही बोल के छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, वो तो बीपी को लेता रहेगा, क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ बताया नहीं उसको, वो ब्लड थिनर भी लेता रहेगा, तो उसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान होगा, नुकसान होगा। सिर्फ डायबिटीज़ का नंबर घटेगा ऐसा नहीं है, बाकी सब भी नंबर घटेंगे, तो बाकी भी दवाइयाँ इतने समय, अप्रॉक्सीमेट है ये, हर एक के बॉडी में डिफरेंटली काम करेगा, तो इतने समय में उसको डायग्नोसिस के हिसाब से, अपनी फीलिंग के हिसाब से मेडिसिन को टेपर करना है। टेपर करना कई बार वो पेशेंट खुद नहीं कर सकता तो आप करके देंगे, जो डायबिटीज एजुकेटर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे पास आएंगे, राइट, तो उसको और थोड़ी ट्रेनिंग दे दूंगा, कभी टेपरिंग पे हम एक ट्रेनिंग तय कर सकते हैं कि कैसे डोसेस को हम टेपर करें, उसके लिए किस पैरामीटर को हम ध्यान में रखें, वो एक अलग चैप्टर है, कभी और हम उस पर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस डाइट पे आएंगे ये सारी चीज़ें घटेंगी और कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, फैट बर्न होता है, तो लोगों का वेट घटेगा नहीं ज़्यादा, इंच लॉस ज़्यादा होगा, पैंट उनकी जो है ढीली हो जाएगी, इंच लॉस, क्योंकि फैट घट रहा है लेकिन फैट की जगह मसल आ जा रहा है, तो वेट लॉस नहीं होगा ज़्यादा। वेट लॉस तो 5% इफेक्टिव वेट लॉस, लेकिन एक्चुअली वो 10 kg फैट बर्न हुआ और 5 kg मसल भी आ गया, तो इफेक्टिव वेट जो लॉस हुआ वो 5% ही लगा, लेकिन इफेक्टिव फैट कितना लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ। तो क्योंकि वो मसल गेन हो गया तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, जितना ज़्यादा मसल होगा उतना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। जैसे कोई खिलाड़ी है स्पोर्ट्स का तो वो ज़्यादा खाना खाता है, जैसे मैं इसको समझाता हूँ, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मर्सिडीज बेंज का इंजन है और मारुति 800 का इंजन है, दोनों 1 किलोमीटर तो जाएंगे, किसकी ज़्यादा पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी, तो इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, उतना ही काम कर रहा है लेकिन ये ज़्यादा खा रहा है पेट्रोल, तो इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, राइट। मारुति 800 का मेटाबॉलिज्म कम है। तो हमें अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को मारुति 800 का इंजन बनाना है या मर्सिडीज बेंज का इंजन बनाना है, राइट। सो दैट इज अ क्वेश्चन। सो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म मीन्स दैट, एंड मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है जब मसल मास बढ़ता है, राइट। और जब मसल मास बढ़ेगा तो ताकत आएगी और वो जो पेन है, दर्द है, जोड़ों के दर्द एक्सेट्रा, वो सब गायब हो जाएंगे अपने आप ही। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं DIP डाइट पे। नाउ द 14th रूल, इमरजेंसी में क्या करना है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअली डायबिटीज पेशेंट के साथ रहते हैं या डायबिटीज पेशेंट खुद हैं। चेक कीटोन। देखिए इमरजेंसी हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर का मैंने आपको बताया था कि किसी के लिए 300 नॉर्मल है, किसी के लिए 250 भी ज़्यादा है, तो वो एक पैरामीटर है। लेकिन उसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या है, सिम्टोमेटिकली कोई दिक्कत है क्या।
उसके बाद थर्ड पैरामीटर क्या है, कीटोन चेक करना। कीटोन चेक करने के लिए जो डायबिटिक एजुकेटर हैं तो उनको दे मस्ट हैव ए कीटोन मीटर, ब्लड कीटोन मीटर। वो इससे ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं और कीटोन भी चेक कर सकते हैं, या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो ऐसा एक खरीद के रख सकते हैं, ये कई सारी कंपनी का मिल जाता है। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये इसका चेक करना वैसे ही सिंपल है जैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं। तो कीटोन कितना आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब शुगर हाई है, उसको हाई शुगर बोलेंगे। सो अगर हाई शुगर है तो करना क्या है, कीटोन हाई आ गया तो करना क्या है, कोकोनट वाटर। हाई ब्लड शुगर का इलाज क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को ऐसा हो जाता है कई बार, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, खाना ज़्यादा हो जाता है, प्रेडिक्शन गलत हो गया तो हाई शुगर आ गया। जैसे ही आपको खास तौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, हाई शुगर आ गया और उसके बॉडी से पता चल रहा है, उसको पसीने छूट रहे हैं, वो एनर्जी लॉस दिख रहा है, वो एकदम से लग रहा है अभी कभी बेहोश हो सकता है या सकती है, तो आपको क्या करना है, उसको सारे खाना वाना बंद करा के कोकोनट वाटर एवरी 40 मिनट्स। कोकोनट वाटर क्या करता है, उसके पोटेशियम को बैलेंस करता है। जैसे हाई शुगर होता है, इमरजेंसी मोड में पेशेंट चला जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है उसका पोटेशियम बॉडी से निकलने लगता है, डिप्लीट होता है। तो क्या करना है, पोटेशियम देना है, लेकिन कैसे देना है, कोकोनट वाटर के थ्रू देना है। कितना, 40 मिनट में एक एक ग्लास जब पिएगा वो बच्चा या कोई भी, तो धीरे धीरे पिए, वही 15-20 मिनट में। अच्छा, शुगर को कम करना है तो कितना इंसुलिन दें, तो उस पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि आप अभी इंसुलिन कितना लेते थे, वो बोलेगा 40 को 1/5 कर दीजिए, कितना होता है 1/5, 8। अब वो दो तरह का लेता है, एक जो पूरे दिन भर में काम करता है और एक जो इमीडिएट काम करता है, फास्ट एक्टिंग और स्लो लॉन्ग एक्टिंग। तो फास्ट वाला 8 यूनिट, उसके लिए जो 40 यूनिट लेता हो पूरे दिन भर में दोनों मिला के। तो ये रूल ऑफ थंब है कि हाई शुगर वाला मिल गया, इंसुलिन डिपेंडेंट मिल गया, कीटोन भी पॉजिटिव आ गया, तो दो चीज़ किया, एक तो इंसुलिन दिया, लेकिन इंसुलिन कितना दें ताकि बहुत ज़्यादा भी ना दे दें, बहुत कम भी ना दें, तो ये कैलकुलेशन है। फिर साथ में क्या करें, तो एक ही चीज़ हो सकती है कि पोटेशियम उसका कम होगा तो उसको बैलेंस कर दिया, और उसका खाना पीना थोड़ी देर के लिए बंद करा दिया। खास तौर पे खाना पीना तो चालू है, कोकोनट वाटर पीना और कुछ नहीं, राइट। सो खाना बंद करा दिया। तो दैट इज इमरजेंसी हाई शुगर, कि ऐसे अगर हाई शुगर होगा तो हमें इमरजेंसी ये सारी चीज़ें, इसमें दो ही चीज़ है, कीटोन मीटर होना चाहिए आपके पास और इंसुलिन तो होगा ही उसके पास, क्योंकि वो तो इंसुलिन का ही पेशेंट है, उन्हीं को ये दिक्कत आती है ज़्यादातर। दूसरा, अगर लो ब्लड शुगर होगा, ये लो ब्लड शुगर की दिक्कत किसको आएगी, ये भी इंसुलिन वाले पेशेंट को ही आएगी, ठीक है। तो शुगर लेस देन 70 है क्या, और 2-3 बार चेक कर लिया, अगर तब भी 70 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब 70 से नीचे ही होगा। अगर वो टायर्ड फील कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बात नहीं कर पा रहा है, अच्छा ठीक है भाई लो ब्लड शुगर है, तो इसमें क्या करना है, इसमें फ्रूट जूस दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स में मैंने आपको बोला था उसमें फ्रक्टोज होता है और थोड़ा मात्रा में ग्लूकोज होता है, तो वो बॉडी को झटका नहीं दिलाती, धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। सो बॉडी के लिए सेफ है वो। या फिर जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं उनके, और छोटे बच्चे, अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनके पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि कितना इंसुलिन देना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चे को भूख लगी, वो बोल रहा है मैं 2 रोटी खाऊंगा, तो 2 रोटी के हिसाब से वो इंसुलिन कैलकुलेट करके पुश कर दिया। अब 1 रोटी खाया, बच्चे ने बोला एक और नहीं खाऊंगा, अब क्या होगा, शुगर घटेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो उसके पेरेंट्स का एक ही चाह रहा है कि जबरदस्ती दूसरा रोटी भी ठूसे, क्योंकि वो 2 रोटी के हिसाब से उसने इंसुलिन दिया था। तो ये एक बड़े ही दिक्कत वाली बात है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं कि दोनों पेरेंट्स को अपना जॉब छोड़ना पड़ता है जस्ट टू मैनेज द ब्लड शुगर ऑफ द चाइल्ड। ऐसे में बहुत नॉर्मल बात है कि महीने में एक बार तो बच्चा इमरजेंसी में चला ही जाता है हॉस्पिटल। उससे बचने के लिए एज ए डायबिटिक एजुकेटर आप बोल सकते हैं उनको इस तरह ग्लूकागोन इंजेक्शन जो है ये घर पे रखना है, राइट। और ये इंजेक्शन, ये इंसुलिन का उल्टा है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को घटाता है, ये क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। तो ये उन पेरेंट्स के पास होना ही चाहिए।
मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि ग्लूकागोन रखो, इंसुलिन रखो, लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो इमरजेंसी में ये कभी आपको ज़रूरत पड़ भी सकती है। अच्छा, इसका डोज कितना लेना है, इसको कैसे पुश करना है, इसके लिए आगे कभी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम रख सकते हैं। जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको हैंड्स ऑन सीखने के लिए, तब हम इसको कर सकते हैं। अभी तो आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हर एक के लिए, धूप, 45 मिनट्स ऑफ सनशाइन, इसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं कि आपको हर दिन 45 मिनट्स धूप में बैठना है ऑन एवरेज, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपको बीमारी हो या कोई ना हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे जाके कोई ना कोई सीरियस इलनेस होने ही वाली है, और जब होगी तो आपको पता है कि मेडिसिन में तो इलाज वैसे भी नहीं है, यानी कि हम बीमारी में ही रह जाएंगे। तो अच्छा ये है कि रोज़ आपको ऐसा बहाना ढूंढना है कि 45 मिनट्स कैसे हम धूप में रहें। या तो आप ब्रेकफास्ट धूप में कीजिए, या गाड़ी चलाते वक्त कम से कम खिड़की खोली रखिए, AC बंद रखिए। थिंक अबाउट योर ओन क्रिएटिव आइडियाज़, बट रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट मैंने देखे हैं जिनका एक चीज़ चेंज किया तो उनका सारा कुछ कंट्रोल में आ गया, दैट इज जस्ट एडिंग सनशाइन इन द लाइफ स्टाइल, दैट्स ऑल। कई लोग बोलते हैं मैं तो नहीं खाने को चेंज कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, तो मैंने कहा चलो भाई आप इतना तो करके देखो, एंड दे सी रिजल्ट। एक दिन में नहीं आएगा, एक महीने में आएगा, आएगा ज़रूर। नाउ जो डायबिटीज़ एजुकेटर्स हैं आप में से जो लोग, उनके लिए ज़रूरी है इंसुलिन के कौन कौन से टाइप होते हैं, इससे अपने आप को फेमिलियर करना। इसलिए नहीं कि आप किसी को लगाना चाहते हैं या खुद को लगाना चाहते हैं, इसीलिए जब कोई पेशेंट आएगा वो बताएगा कि मैं ये वाला इंसुलिन ले रहा हूँ और ये वाला ले रहा हूँ, इतना डोज ले रहा हूँ, तो आप कैसे उसकी मेडिसिन को टेपर करेंगे, आप कैसे उसकी इंसुलिन को घटाएंगे, वो सजेशन कैसे देंगे आप, वो तभी देंगे, बता पाएंगे जब आपको पता है कि कौन सी इंसुलिन कितनी देर के लिए काम करता है, कितनी देर के लिए बॉडी के अंदर रहता है, कितनी देर बॉडी के बाद बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो कितना शुगर को घटा सकता है या कितना वो स्टेबलाइज कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब ये सारे अलग अलग रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, ये सारे अलग अलग तरह के इंसुलिन, उन सब के नाम, उन सब के ब्रांड नेम। कई लोग हैं जो हम लोग ब्रांड नेम से बोलेंगे तब भी आपको पता चलना चाहिए, कई लोग हैं उसका जेनरिक नेम से बोलेंगे तब भी आपको समझ आनी चाहिए, इफ़ यू रियली वांट टू क्योर द पेशेंट, राइट। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योर आपको पता है, वो सोचेगा जब ये मेरी दवा को नहीं समझ रही मुझे कैसे ठीक करेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तो ये जो स्लाइड है इंसुलिन टाइप्स की, ये जो डायबिटिक एजुकेटर्स हैं उनके मतलब का, तो मैं आपको मेल कर दूंगा, आपका मेल आईडी तो है ही, तो ये आपको याद रटना है। बेसिकली बचपन में ऐसी चीज़ रटते थे ना जिसका कोई यूज़ नहीं है, वैसे ये इसलिए रटना है बिकॉज ये फेमिलियर होंगे तो पेशेंट आप पे ज़्यादा भरोसा करेगा, राइट। सिमिलरली मेडिसिन भी कई सारे, जेनरिक नाम मेटफॉर्मिन है, लेकिन इसके इंडिया में बात करें तो करीब 140 ब्रांड्स हैं, और कोई भी पेशेंट आएगा तो वो जेनरिक नाम ना लेके ब्रांड का नाम बोलेगा, एंड ही में एक्सपेक्ट कि आपको ब्रांड के नाम से पहचान होनी चाहिए। सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन टॉप के 5, 7, 10 तो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं इतने देशों में जाता हूँ, हर देश का अपने अपने कई सारे ब्रांड्स हैं, 40-40, 100-100, 200-200, तो सारे देश के सारे ब्रांड्स यू कैन नॉट मास्टर। लेकिन जो लोग सिर्फ यहीं पे हैं और यहीं के पेशेंट से मतलब है, उनके लिए 10-10 नाम याद कर लेंगे तो काफ़ी है। तो खैर ये जो अलग अलग तरह के मेडिसिन हैं उनके ब्रांड नेम्स हैं, और जो हमें मेमोराइज करना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये सारी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, ताकि अपने घर में कंफर्टेबल होके तब इसको आराम से धीरे धीरे फेमिलराइज कर लें। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, वो दवा देख के आपको याद आ जाएगा कि ये कौन से, ये ब्रांड कौन से वाले जेनरिक नेम के अगेंस्ट है, राइट। ये तो हुई एक बात। दूसरा, जैसे डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो बेसिकली 5 अलग टाइप की है। कोई ऐसा है जो इंटेस्टाइन पे काम करता है, कोई ऐसा है सीधे पेनक्रियास पे काम करता है, कोई ऐसा है बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाता है। अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग मैकेनिज्म है। कौन सी मेडिसिन का कौन सा मैकेनिज्म है, वो बॉडी से कैसे काम करता है, वो अगर मैकेनिज्म को पता करना जो ज़रूरी है आपके लिए एज ए डायबिटिक एजुकेटर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, डॉक्टर विशुर बड़ा चौधरी, उसमें एक वीडियो है, पिज़्ज़ा टू क्योर डायबिटीज़, नाम ऐसे ही रख दिया था, लेकिन इस वीडियो में जब देखेंगे उसका एक सेक्शन है कौन सी मेडिसिन का क्या मैकेनिज्म है और वो कैसे हम याद रखें। तो ये डायबिटीज़ एजुकेटर के मतलब की चीज़ है, नॉर्मल हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपनी बात करें तो। अब इंसुलिन पंप है ये, जस्ट एक आज हमने इंसुलिन पंप के कुछ लोगों को बुलाया था जो डेमो करते, लेकिन वो आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न। लेकिन इंसुलिन पंप से भी एज ए डायबिटिक एजुकेटर यू हैव टू फेमिलियराइज योरसेल्फ।
वो 1 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख तक के इंसुलिन पंप आते हैं। कई सारे छोटे बच्चे हैं वो बार बार प्रिक करने से, बार बार इंजेक्शन लगाने से डरते हैं, तो उनके वो इंसुलिन पंप लगा देते हैं। इंसुलिन पंप कितना होता है, वो करीब 25 ग्राम का होता है, वो जैसे पेजर, या फिर वो 100 ग्राम का, जैसे एक सेब से भी हल्का। सो वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे और उसके अंदर इंसुलिन भर देंगे, और उसमें ये पेजर की तरह पूरा कि कितनी देर में कितना इंसुलिन जाना चाहिए, तो वो डिसाइड करके अंदाजे से वो डाल देंगे। सो एनीवे, अगली बार जब मिलेंगे तो इंसुलिन पंप का एक डेमो हम कर देंगे, ताकि आप उसको फेमिलियराइज कर दे। कोई ऐसा पेशेंट आ जाएगा जो इंसुलिन पंप वाला होगा, तो बोलेंगे, आप बोलेंगे ये क्या है, तो उसे बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि वो तो रोज ही देखता है सुबह शाम, राइट। सो एज ए डायबिटीज एजुकेटर यू हैव टू हैव ए नॉलेज ऑफ दिस ऑल्सो। एक ये नई इंस्ट्रूमेंट है, ये कई बार डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा, आपके डॉक्टरों को, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसे ये फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर है। ये क्या है, ये मैंने भी यूज़ किया था पहले। आपके पूरे दिन भर में जो दिमाग की सोच है आपकी, कई बार आप गुस्से में आते हैं, कई बार आप बहुत खुश होते हैं, कई बार आप नाराज़ हो जाते हैं, कई बार आप सुस्त हो जाते हैं, कई बार आप बहुत खाते हैं, कई बार आप नहीं खाते हैं, कई बार आप धूप में जा रहे हैं ऐसे ही, कई बार आप धूप में नहीं जा पाते हैं। तो कई सारी फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर मिला के आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं, खाना एक वन ऑफ द फैक्टर। तो वो घड़ी घड़ी आपका ब्लड शुगर रीडिंग कितनी है, उसका फ्लो क्या है, उसको जानने के लिए एक छोटा सा डिवाइस है। ये इंडिया में 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, और ये कुछ ही देशों में मिलता है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है वैसे फ्रीली, केमिस्ट शॉप में नहीं मिलेगा, ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसके अंदर एक पंच है, वो पंच से यहाँ पे फिट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये स्कैनर है, ये स्कैनर को पास लेके आएंगे तो पूरे दिन भर में आपका जो ब्लड शुगर का फ्लो है वो पूरी रीडिंग आ जाएगी, 1-1 सेकंड की, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो वो, और 15 दिन का इकट्ठा आ जाएगा। तो आप देखेंगे हैरान होकर, यार उस वक्त का रीडिंग 300 क्यों है। तब यह ध्यान आएगा, यार उस वक्त तो मैं किसी से झगड़ा कर रहा था मैं, राइट। तो जो लोग हंस रहे हैं सोच रहे हैं मैं एक बीवी के फिट कर दूंगा जैसी तो उल्टा ना हो जाए, राइट। एक खुद के फिट कर दो, एक उनके फिट कर दो, राइट। तो ध्यान कम से कम ब्लड शुगर के तरफ ही जाएगा, लेकिन कम से कम झगड़े से हटेगा। तो इट इज़ ए वेरी गुड डिवाइस। इससे ये पता चलता है कि इंसान के ब्लड शुगर का फ्लो क्या है, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे उसकी शुगर ज़्यादा बढ़ती है। कि एज एजुकेटर हम उसके डाइट को चेंज करने, पता चला उसके स्ट्रेस लेवल की वजह से उसका शुगर हाई है, तो ये कैसे पता चलेगा, राइट। इसका प्राइस है 5,000 रुपये, और वो जो स्कैनर है जो फिट करते हैं, सिर्फ इतना पैच, इसका प्राइस है मेरे ख्याल 1700 या 1800। ये डिवाइस है जो हमेशा के लिए है। ये डिवाइस है जो पार्ट है ये पेशेंट पे लगेगा, और ये 15 दिन के लिए रहेगा। फिर 15 दिन बाद ये वेस्ट हो गया, इसको निकाल के फेंक देंगे, फिर नया लगाएंगे अगर लगाना होगा तो। वैसे तो 15 दिन में सारी बात समझ आ जाती है कि इस पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, इस पेशेंट में ब्लड शुगर कब कब बढ़ता है, कब कब घटता है, जब सोता है तो ब्लड शुगर का फ्लो क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक बार लगा के 15 दिन में उसका ट्रेंड पता चल जाएगा। वो ट्रेंड से हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या अगर हम खुद पेशेंट है तो हम खुद के लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। पता चल गया कि ज़्यादातर मेरा ब्लड शुगर तब बढ़ता है जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, या तब बढ़ता है जब मैं रात को नहीं सोता हूँ, या कि किस दिन कम नींद आती सोने को मिलता है, या जब डिस्टर्ब स्लीप रहती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि दिख नहीं सकते आंखों से, लेकिन वो शुगर को इफेक्ट कर रही है। हम देख क्या सकते हैं, हम दवा को देख सकते हैं, हम फूड को देख सकते हैं, कुछ एक चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है जो इनविजिबल और चीज़ें हैं जो कारण बना हो वो कैसे पता चलेगा। सो दैट इज़ वन डिवाइस विच कैन हेल्प यू, राइट। सो बाहर से स्टिक एक जैसे टैटू की तरह लग जाएगा, ये ऐसे शर्ट के ऊपर तो पता भी नहीं चलेगा, ऐसे छुएंगे तो पता चलेगा, बट इट विल लाइक ए टैटू, इट विल फिट, राइट। बाहर से स्टिक हो जाएगा, फिर नहा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, एयरपोर्ट में जा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू विद दिस, राइट। सो ये वैसे भी इंटरेस्टिंग है फॉर जस्ट टू नो अबाउट कि मेरे बॉडी में क्या क्या फ़र्क होता है जब मैं किसी भी अलग अलग सिचुएशन में होता हूँ, राइट। सो इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात सबके लिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं एज ए नॉर्मल रूटीन में, मोस्ट ऑफ अस। सो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड शुगर को घटाती हैं, जैसे जिनकी लिस्ट ये है, एस्पिरिन है, बीटा ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, राइट। सो
कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लेंगे तो ब्लड शुगर भी घटेगा। एट द सेम टाइम कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लेंगे तो, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए डायबिटिक्स लिया आपने, लेकिन ये ब्लड शुगर को बढ़ा दिया, राइट। तो हार्ट की दवा ब्लड शुगर को बढ़ा दिया। कफ एंड कोल्ड जब होता है, जो थायराइड की दवा लेते हैं, तो ये कफ एंड कोल्ड के लिए लिया, लेकिन ये ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। तो कई बार कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मैं तो आपका डाइट ले रहा हूँ, लेकिन आज का बढ़ा क्यों आया, राइट। तो पता चला कि उसको जुकाम हो गया था और उसने दवा ले ली। तो जस्ट टू रिलेट, राइट, तो आप सोचेंगे डाइट तो सेम ही ले रहा है, तो क्यों उसका शुगर इतना बढ़ के आ गया। तो तब पहली चीज़ की कोई नई दवा तो नहीं ले रहे हैं, फीवर की दवा तो नहीं ले रहे हैं आप, कफ कोल्ड की दवा तो नहीं ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं, या अगर रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो फर्क पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, चाहे ये दवा बढ़ाए या ब्लड शुगर घटाए, लॉन्ग रन में सारी की सारी दवाइयों का एक ही कंक्लूजन है कि वो ब्लड शुगर को अल्टीमेटली बढ़ाता है। घटाने के बाद फिर थोड़ा बढ़ाएगा, अल्टीमेटली आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा बिकॉज ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय दीज मेडिसिन। सो कोई भी मेडिसिन पे कोई भी इंसान कुछ सालों तक रहेगा तो फाइनली वो डायबिटीज पेशेंट तो बन ही जाएगा। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस, राइट। सो रूल नंबर 22, जब भी फीवर होगा, याद रखिए फीवर में हमारा ब्लड शुगर 50 से 100 तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो। तो ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो डायबिटीज़ डायग्नोस कब होता है, खासतौर छोटे बच्चे जब वो फीवर से गुजरते हैं। उस दौरान आप डॉक्टर पर ले जाइए, आप यहाँ पेशेंट पर ले जाइए, मेट्रो पर ले जाइए, भाई फीवर के लिए आया, वो क्या करेंगे सबसे पहले, सारा काम छोड़ के पहले इनका ब्लड शुगर चेक करो। वो तो बढ़ के आना ही है क्योंकि फीवर में ऐसा होता ही है, लेकिन जैसे ही बढ़ के आया तो क्या बोलेगा वो, देखो जी ये तो डायबिटीज़ पेशेंट, पहले तुमने डायबिटीज़ का इलाज कराओ, इंसुलिन पे रखो, और मतलब एक प्रोटोकॉल शुरू हो गया, ध्यान कहीं और भड़का दिया। फीवर तो अपने टाइम पे कम होना ही है, लेकिन साथ में जो घर लेके आए वो क्या हुआ, द चाइल्ड हैज गॉन एज ए पेशेंट ऑफ फीवर, बट व्हेन ही केम बैक व्हाट हैपेंड, ही बिकेम ए परमानेंट डायबिटीज पेशेंट। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, इवन जख्म होगा, उस दौरान हमारे ब्लड का, बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स। वो कोई अजीब बात नहीं है। और जब फीवर चला जाएगा वो घट जाएगा, लेकिन उसमें पैनिक होकर हम इंसुलिन लेने लगे, उसको हम डायबिटीज घोषित कर दें, दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग। अब उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शुगर भी की हाई रहने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ती है। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो नेचुरल चीज़ है, वो क्योंकि यूनिवर्सल है, वो सभी के साथ होता है। सिमिलरली उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा शुगर भी बढ़ता रहता है, हर एक का शुगर का थ्रेशोल्ड बढ़ता रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर का थ्रेशोल्ड बढ़ता रहता है। कोई 60 साल का इंसान होगा तो उसका नॉर्मली ब्लड प्रेशर अगर 160/100 भी है तो भी नॉर्मल है वो, कि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का जो थ्रेशोल्ड है इंसान का वो सेम नहीं रहता है, इट इंक्रीजेस, राइट। सो 20 साल के बच्चे का 120/80 होगा तो 60 साल के आदमी का, उसी आदमी का जब 60 साल का हो जाएगा, नॉर्मल ट्रेंड है कि 160/100 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक उसी तरह से जैसे 20 साल के बच्चे का वो काले बाल हैं, तो जब वो 60 साल का हो जाएगा तब भी वैसे काले बाल नहीं हो सकते उसके, हैं तो अलग बात है, बट होंगे नहीं नॉर्मली। सो दैट शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ डिजीज। सर्दियों में ब्लड शुगर बढ़ जाता है 10% 20%, इसीलिए ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होती है डायबिटीज़ की, 10 में से आप पूछेंगे 7 ऐसे बोलेंगे सर्दियों के दिन में हमें डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ, तो उसकी गलती नहीं है, वो सर्दी की गलती है, राइट। तो सर्दी के दिन में डायबिटीज़ की डॉक्टर का बिजनेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये जो फैक्टर है वो डायबिटीज़ नाम नहीं देना चाहिए। वो सर्दी में बॉडी की टेंडेंसी सभी की होती है, चाहे वो कितना भी हेल्दी है, शुगर थोड़ा बढ़ के रखता है बॉडी। जैसे सर्दी के दिनों में हम कपड़े थोड़ा ज़्यादा पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह से बॉडी डिसाइड टू कीप हायर शुगर इन द विंटर सीजन। दैट शुड नॉट बी कॉल्ड ए डायबिटीज एज ए डायबिटीज। एक इंटरेस्टिंग बात, एंटी डिप्रेशन कोई अगर लेता है तो याद रखिए वो कुछ दिनों में डायबिटीज का पेशेंट बनने वाला है। एनीबडी हु इज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट लेगा तो एंटी डिप्रेसेंट इट डिक्रीजेज द ब्लड शुगर होम्योस्टेसिस, और कुछ दिनों बाद वो डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाएगा। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपके पास। ये खाली है, ये वाला कोई, ये वाला खाली है, इस तरफ वाला वो, हाँ या आई वांट दैट, यूजली चाहिए। अब मान लीजिए ये है, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो लोग मेंटल बीमारी से के जुड़े हुए लोगों से को जानते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इस तरह के जो बीमारियां हैं, उसकी सच्चाई।
उसकी सच्चाई बताने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे। DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल इलनेस। DSM एक बाइबल की तरह है साइकेट्री और मेंटल हेल्थ के दुनिया के डॉक्टरों के लिए जो रेफरेंस है, उनका बाइबल, उसका नाम क्या है? DSM। वो उस बाइबल को पढ़ते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसके हिसाब से आपको दवा देते हैं। मेंटल बीमारी, दो तरह की बीमारी है, एक फिजिकल बीमारी, एक मेंटल बीमारी। मेंटल बीमारी के जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो बाइबल है वो है DSM। जो पहली DSM आई थी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल हेल्थ, 1952 में आई। फिर अगली देखिए 1968 में आई। फिर अगली देखिए 1974, कितने दिन साल बाद आई? 6 साल। यहाँ कितने साल बाद आई? 74 से लेके 86 ईयर्स। यहाँ कितने साल बाद आई? 14 साल। अब यहाँ कितने साल बाद आई? 19 साल, 19 ईयर्स। सो यहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ तो 6 साल बाद आती थी, धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, और अभी 19 साल बाद आई DSM। जो लेटेस्ट अभी जो लोग फॉलो करते हैं मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर हैं, वो DSM 5 को फॉलो करते हैं। वो 2013 में आई थी। 2013 में क्यों आई भाई? वो भी 6 साल बाद क्यों नहीं आ गई? क्योंकि इस दौरान 94 और 2013 के बीच में एक नई चीज़ पता चली। वो ये कि जैसे मान लो ये है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब क्या हो रहा है इसमें? अब मैं फोटो खींचता हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होगा? शेप चेंज होगा ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि शेप चेंज होकर अगला 1 सेकंड में कौन सा वाला शेप आ जाएगा? ये नहीं बता सकते आप। ओनली यू कैन से कि कोई तो शेप आ जाएगा। आप ये बता सकते हैं शेप चेंज जरूर होगा, और ये भी बता सकते हैं कोई और शेप आ जाएगा, बट कौन सा शेप आएगा ये नहीं बता सकते। दैट इज नॉट नोन। बट वन थिंग इज नोन कि ये वाला शेप नहीं रहने वाला जो अब पिछले 1 सेकंड में था। अगले 2 सेकंड में इट इज समथिंग एल्स, नेक्स्ट 2 सेकंड इट इज समथिंग एल्स। सिमिलरली ये देखा गया जब जेनेटिक कोडिंग करके पहचाना गया कि ब्रेन के डिसऑर्डर के जो सो कॉल्ड पेशेंट्स हैं, सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेन के डिसऑर्डर के पेशेंट है भी कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। चलो मान ले है कि एक पेशेंट को डायग्नोस किया गया कि आप तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, उस हिसाब से उसको दवा तय की गई, और जैसे ही वो पेशेंट दवा लेके बाहर निकला तब तक ब्रेन के सेल्स भी जो इल सेल्स हैं वो इसकी तरह हैं, वो बदल गए, वो बन गया बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट। राइट? वो दवा कौन से ले रहा है? सिजोफ्रेनिया की दवा ले रहा है। राइट? फिर अगले 1 महीने बाद जब दोबारा अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर के चैम्बर में बैठा है, तब वो बन गया डिप्रेशन का पेशेंट, क्योंकि बदलता जा रहा है ना। ठीक उसी तरह ही ब्रेन का जो डिसऑर्डर होता है वो एक नहीं रहता है जिंदगी भर। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इट बिकम समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। आप किसी भी चीज का इलाज तभी कर सकते हैं जब वो बीमारी फिक्स्ड रहे। राइट? आप मलेरिया का डायग्नोस किया, जब तक दवा दे रहे तो डेंगू बन गया। अब दवा खा ही लिया तो वो H1N1 बन गया, तो दवा किसी की देंगे आप? राइट? तो ये एक नई डिस्कवरी हुई बिटवीन 94 टू 2013। और DSM का मतलब यह है कि इस दौरान जो भी डिस्कवरी होगी दिमाग से जुड़े हुए, वो सारे अगले DSM में आ जाएगा, तभी ना एडवांसमेंट। राइट? अब ये जो न्यूज है अगर अगले DSM में आ जाए तो क्या होगा? सारे जितने साइकेट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर है, वो बेरोजगार हो जाएंगे एक ही दिन में। क्यों? दवा तो दे नहीं पाएंगे ना। क्यों? दवा देंगे 10 कदम जाएगा पेशेंट, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गया अब उसको। तो यानी कि फाइनली ही कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। इसका मतलब जो उसने पढ़ाई की थी अब तक, वो सारी पढ़ाई जीरो हो गई। तो ये कश्मकश थी कि ये जो नया डिस्कवरी है जो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या DSM में डालें या ना डालें? तो इंडस्ट्री कहती है, मेडिकल इंडस्ट्री मत डालो, इंडस्ट्री सारी ठप हो जाएगी। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है साइंस है डालो। तो वो लड़ाई झगड़े में जीत किसकी होती है हमेशा, वो तो पता ही है आपको। जिसका ज़्यादा पैसा उसको जीत हो जाती है कि वही छाप सकता है। राइट? तो फाइनली अभी DSM 5 आते आते झगड़ा हुआ, फिर वो चीज़ हटा ली गई इसमें से, वो इसमें डाला नहीं। नाउ इट हैज़ कम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें, ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेंटल डिजीज की जो दवाइयाँ हैं वो खाने के बाद क्या होगा आपके साथ, वो सिर्फ भगवान जानता है। क्योंकि मेंटल डिजीज की दवाइयों का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो एनिमल पे टेस्ट नहीं किया जा सकता। एनिमल को मेंटल डिजीज होती नहीं है, वो सीधे इंसान को दिया जाता है। और ऊपर से इंसान को दे रहे, तो आप पता चला वो जब दे रहे हैं तब कुछ और निकल रहा है, जब वो ले रहा है उस दवा को तब वो कुछ और बन चुका ऑलरेडी।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेंटल डिजीज की जो दवाइयां हैं उसका ना कोई सिर ना कोई पैर, हो ही नहीं सकता। इट कैनॉट बी टेस्टेड। वो पहली बार टेस्ट हो रहा है आपके ऊपर, कि आपका बॉडी से कैसे बिहेव करेगा, राइट। तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो है आपका नुकसान, और उनमें से एक चीज है वो आपको शुगर पेशेंट भी बनाता है। कई सारे मैंने देखा है डायबिटीज के पेशेंट, दे हैड बीन टेकिंग सम काइंड ऑफ डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स वंस अपॉन अ टाइम, राइट, कुछ साल पहले। अब वो डायबिटीज के पेशेंट है, वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो तब मैंने ये लिया था तो आज ये हो गया, वो कनेक्ट करेंगे नहीं, राइट। सो मेंटल डिजीज में दवाइयां अगर फायदा नहीं भी करती है, नुकसान, राइट, नुकसान ना करती, तब भी मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि वो बहुत डीपली नुकसान करती है। उनमें से एक नुकसान है दे विल कन्वर्ट यू इनटू अ डायबिटीज पेशेंट, दूसरा नुकसान है दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ कैंसर पेशेंट। बट द डॉक्टर विल नेवर से नीदर दे नो, बिकॉज ऐसी चीजों को उस डीएसएम में डालते ही नहीं है। वो सिलेक्टिव चीजों को डालते हैं, वो चीजें जिनसे उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन स्ट्रांग हो, बॉडी स्ट्रांग हो, वो आगे बढ़े। बॉडी मतलब उनका बिजनेस बॉडी, राइट, ह्यूमन बॉडी नहीं। सो दिस इज अबाउट द, कई लोग नींद की गोली लेते हैं, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली ले ली। सो दीज ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी ओनली। वो कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। नींद ना आए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, बिना सोए कोई मर नहीं सकता एक दिन में या 10 दिन में। नींद आएगी ज़रूर, वो इंसान को थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बट सोल्यूशन कैन नॉट बी दिस। हम आते हैं 26वें रूल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हमारे डायबिटीज एजुकेटर के लिए। दुनिया में ट्रायल्स होते हैं, कैसे पता चले कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है, उसके लिए ट्रायल्स होते हैं। डायबिटीज की दवाई के लिए बहुत सारे ट्रायल्स पे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल है, वो 2 इंपॉर्टेंट ट्रायल के नाम मैंने लिखे, एडॉप्ट ट्रायल, एकॉर्ड ट्रायल, द बिगेस्ट एवर ट्रायल। ये ट्रायल में ये देखा गया कि दवाई से ब्लड शुगर घटती तो है, लेकिन हार्ट डिजीज और डेथ रेट बढ़ जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो 2 पेशेंट हैं, दोनों का ब्लड शुगर 300 है। एक डॉक्टर कहने पे दवा ले रहा है, दूसरा दवा नहीं ले पा रहा है, या उसके पास पैसे नहीं, वो नहीं लेना चाह रहा है। तो जिसने दवा लिया उसका 300 का 100 तो आ गया, लेकिन उसका हार्ट फेलियर का रेट बढ़ गया, उसके डेथ के चांसेस बढ़ गए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 2008 में क्लियर हुआ कि डायबिटीज की दवाइयां नंबर को घटा सकती हैं, बट हमारा गोल नंबर घटाना है क्या? हमारा गोल तो हेल्थ को इंप्रूव करना है। अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर नर्स आपस में बात करते हैं, नर्स डॉक्टर बोलती है डॉक्टर साहब वो पेशेंट तो मर गया, लेकिन खुशी की बात है कि ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मल है उसका। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा गोल क्या है। क्या आपका गोल ब्लड शुगर को किसी बात में नॉर्मल रखना, चाहे उससे इंसान की हालत ही क्यों ना खराब हो जाए? हमारा गोल बिल्कुल भी नहीं है ये। वो डॉक्टर ब्लड शुगर बोल के हमें लगता है कि ब्लड शुगर को नॉर्मल करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बट द ट्रुथ इज ब्लड शुगर का नॉर्मल होना और आपका हेल्थ का नॉर्मल होना आर 2 डिफरेंट थिंग्स, नॉट द सेम थिंग। दोनों एक चीज नहीं है, राइट। सो एज ए डायबिटीज एजुकेटर, मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो वो मेरी डाइट फॉलो करे या ना करे, एक चीज तो मैं बोल ही देता हूँ, ये दवा जो है इसको बंद ही कर दो, कम से कम पैसे तो बचेंगे ना आपके, राइट। दवा बंद करने से क्या होगा? ब्लड शुगर हाई रहेगा। ब्लड शुगर हाई रहेगा, लेकिन चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर एंड डेथ वो कम हो जाएगा। याद रखिए, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज का मतलब होता है मेडिकल टर्म में हाई ब्लड शुगर। जिनके बॉडी में शुगर हाई रहता है लंबे समय तक, उनका हार्ट फेलियर का चांस ज्यादा होता है। दैट इज व्हाट इज डायबिटीज। तो शुगर को नॉर्मल रखें, क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर को कम रखना है। लेकिन ये क्या कर रहा है उल्टा, मेडिसिन क्या कर रहा है? इसका ठीक उल्टा, हार्ट फेलियर को बढ़ा रहा है। सो चॉइस बिटवीन हाई ब्लड शुगर एंड हाई मेडिसिन, द आंसर इज हाई ब्लड शुगर इज बैड बट हाई मेडिसिन इज वर्स। दिस इज अ चॉइस। लेकिन आज की दुनिया में भीड़ जहां जाती है हम सोचते हैं वही कर लो। लेकिन अगर हम सिर्फ ये देखें कि एविडेंस क्या कहता है, एविडेंस तो यही कहता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ये सब चीजें हैं कि दवाइयों से कोई फायदा नहीं उल्टा नुकसान है, तो ये मार्केट में दवाई चल क्यों रही है? गवर्नमेंट ने अलाउ क्यों कर रखा है? उसको आंसर करने के लिए स्लाइड नंबर 27 देखिए, बड़ा सिंपल है। हर 10 डायबिटीज पेशेंट में से 3 डायबिटीज पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है वर्ल्ड वाइज। हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन पे है। पहली बात तो डायबिटीज कितने पेशेंट आपको पता है? उसका 1/3 इंसान इंसुलिन पे है। और इंसुलिन की कितनी कंपनियां दुनिया में आपको आइडिया है? 99% इंसुलिन जो बनाती है
राइट, या 99% इंसुलिन जो भारत में जो चलते हैं, दैट इज, ये तो वर्ल्ड का है और इंडिया का, तो वो ये 3 कंपनी है, सनोफी है, नोवो नॉर्डिस्क है और इलाई लिली, इन्हीं के इंसुलिन चलते हैं। ये 3 कंपनियां हैं जो इंसुलिन बनाती है। अच्छा, अगर एक दिन ये तीनों डिसाइड करें आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? उन पेशेंट का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू देम? क्या लगता है वैसे लॉजिकली क्या लगता है, क्या हो सकता है? यस यस यस, देखिए ऐसा है कि पूरे दुनिया में इंसुलिन ना मिलने से करीब 3% लोग की डेथ होती है, डेथ रेट 3%, और इंसुलिन की वजह से जो डेथ रेट होती है वर्ल्ड एवरेज दैट इज 7%। तो कितने का डिफरेंस आया? 4% मोर पीपल अलाइव, राइट। सो तो लेकिन ये लोग आपस में मिले अभी भी हैं। वो कैसे? अगले स्लाइड में देखिए, मैंने अभी दिखाया आपको 2 सबसे बड़ी चलने वाली जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, लैंटस एंड लेविमीर। आप देखेंगे पिछले कई सालों का ग्राफ अगर देखते हैं कि जब एक का दाम बढ़ता है, लैंटस इज ग्रीन एंड द वॉयलेट लेविमीर, तो दूसरे का दाम उसी हैंड टू हैंड बढ़ता है। एक ने थोड़ा दाम बढ़ाया, दूसरे ने थोड़ा बढ़ाया, दूसरे ने बढ़ाया, दूसरे, मतलब भाईचारा के साथ आपस में मिल बांट के आगे बढ़ रहे हैं लोग, राइट। तो ये क्लियर होता है, तो वो आपस में मिले हैं। और दाम तो आप अभी डिस्कस हो रहा था हमारे स्टेंट के बारे में भी, हमारे गुप्ता जी, अरविंद जी, राइट, कि भाई पहले 3 लाख था, वही 30,000 हो गया, अब अभी भी प्रॉफिट है। तो इंसुलिन बनने का जो कॉस्ट है उसका 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना, 500 गुना, कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि मोनोपोली है, वो 2-3 कंपनी है जो पूरे दुनिया में इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो वो आपस में मिल बांट के कि अब बढ़ा देते हैं, और वो कुछ एक समय में आप देखिए 1 साल के अंदर ही इट हैज़ गॉन मैनी फोल्ड, राइट। सो वर्ल्ड एवरेज जो है वो आपके सामने है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, द होल थिंग, इट इज द बिजनेस। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। टेम्पररी इंक्रीज इन ब्लड शुगर इज नॉट ए डायबिटीज। किसी का ब्लड शुगर 350 आना एक आध बार के लिए वो डायबिटीज नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। यहां पे ये जो मैंने आपको बताया ये मैंने खुद पे लगाया। दिस इज द डिवाइस। इसके अंदर वो पैच है, वो यहाँ पे पंच करते हैं तो यहाँ लग जाता है, फिर पूरे दिन की रिकॉर्डिंग आपको स्कैनर से मिल जाएगा। तो मैंने वो लगाया कुछ दिनों के लिए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटल लगाया यूं ही, और ये मेरा 9 अगस्त का जो ब्लड शुगर है पूरे दिन का वो ये है, लगभग 80 से 140 के बीच में है। फिर एक जगह ये बढ़ा 200 से नीचे अभी भी है, एक जगह और बढ़ा 200 से हल्का सा ऊपर है, फिर नीचे है। 10 अगस्त को पूरे दिन नीचे है, एक बार ये करीब 300 से ऊपर पार कर गया, देख रहे हैं आप। अब 11 अगस्त को बिल्कुल ही नीचे है। तो मैंने सोचा 10 बाद में ये जब मैंने प्रिंट आउट लेके देखा तो देखा कि फिर मैं याद किया 10 अगस्त को इस वक्त मैं कहाँ पे था, क्या कर रहा था, क्या खा रहा था। तो इस वक्त लंदन में भी कॉन्फ्रेंस हुआ था 10 अगस्त को, वहाँ डायबिटीज़ का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, यूरोपियन कॉन्फ्रेंस, वहाँ मुझे भी एज ए स्पीकर इन्वाइट किया गया। और वहाँ पे जो मैंने भाषण दिया वो तो आप देखा ही मैं किस तरह के भाषण देता हूँ। वो डॉक्टरों को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे वो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ तो चलो अपने लोग हैं और यहाँ कोई डॉक्टर है भी नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये भाषण का भी आधा ही हुआ था कि वो सारे जो साइंटिस्ट हैं कुछ तो उठ के चले गए वॉकआउट, कुछ ने बोला या तो ये निकलेगा या तो हम निकलेंगे। मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे लगा था ये तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये एक भाषा एक लिमिट में रह के ये झगड़ा करेंगे भी तो, बट वो लिमिट काफ़ी पार कर दिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया मेरे जैसे लोगों के लिए, कि जिनको आदत है स्ट्रेस में भी नॉर्मल रहने की। तो दैट वाज द टाइम द शुगर वाज रियली रियली हाई फॉर ए टाइम बीइंग। सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट बन गया। वो सिचुएशन ऐसी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर यहाँ सांप आ जाए तो क्या होगा, एकदम से आप ऐसे उछलेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कोई अभी चेक करेगा तो निकलेगा 200/100। तो देखो यार आप तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो तो एक सिचुएशन है, बॉडी ने रिएक्ट किया, टेम्पररी बढ़ा। खैर उसका निष्कर्ष क्या था वो तो समझ ही गया आप, कि मुझे उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो वो जो अगले दिन का कॉन्फ्रेंस है तो वो भी मुझे हटा दिया कि भाई आप अलाउड ही नहीं अगले दिन। तो अगले दिन मैंने कहा अब लंदन में आई गया हूँ तो करूँ क्या मैं। तो ये देखिए ब्लड शुगर नॉर्मल है। मैंने फिर याद किया मैंने किया क्या,
उस दिन मैंने जम के शॉपिंग की। तो एक नया रूल निकलता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रखना तो आप शॉपिंग कीजिए, राइट। ओके, सो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि भाई कोई भी अगर शुगर नॉर्मल रहता है या एबनॉर्मल रहता है, कारण सिर्फ खाना पीना है ऐसा नहीं है, राइट। उस वक्त आप मेंटली कैसा फील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्टिविटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। वो एक्टिविटी को मैंने बदल दिया, लेकिन अगर अगले दिन भी जाता कि मैं झगड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, कुछ करूंगा, तो हो सकता है अगले दिन भी वो 300 रहता, और ऐसा कुछ दिन तक करता तो बॉडी को आदत पड़ जाती 300 पे रहने की, राइट। देन आई मे बिकम इवेंचुअली अ डायबिटीज पेशेंट। तो जो सिचुएशन है उससे एस्केप करना और अपने आप को अलग कर लेना, या तो मेंटली या फिजिकली, वहां मेरे लिए पॉसिबल था फिजिकली अलग करना, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन कई बार एक बॉस है, उसको देखते ही वो होता ना ऑफिस में, राइट, सो वो देख के ही डायबिटीज हो जाता है, राइट। तो मतलब ये कि मैं आपको कारण बता रहा हूं कि वहां दवाई या फूड भी कंट्रोल नहीं करेगी टेम्पोरली फूड, लेकिन अल्टीमेटली फूड, क्योंकि कॉज क्या है, वो जो सड़ा हुआ चूहा क्या है यहाँ पे स्ट्रेस, वो सड़ा हुआ चूहा है, उसको तो चूहे को पकड़ना है, बाहर फेंकना है, ओनली देन कुछ हो सकता है। उसके तरीके तो आपको निकालने पड़ेंगे। यह एक इंपॉर्टेंट बात डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट के लिए। टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या है वो अलग बात है, लेकिन टाइप 1 बच्चों का डायबिटीज को टाइप 1, बड़ों के डायबिटीज को टाइप 2। इसको और मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं। एक एज के बाद हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है और नहीं होती ग्रोथ। मान लो 18 साल 20 साल, उसका ग्रोथ नहीं होगी, आप जितने लंबे उतने रहेंगे, राइट। उसके बाद जब डायबिटीज होता है तो वो अलग होता है, और उससे पहले होता है तो अलग होता है। अलग क्या होता है, मान लो कोई 10 साल का बच्चा है, उसको डायबिटीज हो गया, तो उसकी हाइट इतनी है जब डायबिटीज हुआ, राइट, या डायबिटीज ऐसे बता दिया कि आपको डायबिटीज है, इंसुलिन लेने लगा। अब वो जब बच्चा बढ़ रहा है तो इंसुलिन बाहर से ले रहा है, तो उसके बॉडी के सारे ऑर्गन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हार्ट भी बढ़ रहा है, उसके किडनी भी बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है, लेकिन एक ऑर्गन जिसका साइज बढ़ना बंद हो जाएगा, विच इज दैट ऑर्गन, पेनक्रियास। क्यों? क्योंकि पेनक्रियास को सपोर्ट करने के लिए आपने बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर दिया, तो बॉडी को लगा पेनक्रियास की कैपेसिटी बढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेट इट बी लाइक दैट ओनली, राइट। तो ये एक डिफरेंस है कि डायबिटीज टाइप 1 बच्चों में और डायबिटीज टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या किया, आपकी बॉडी जितनी बड़ी है उतना ही पेनक्रियास का साइज ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको डायबिटीज हुआ तो बॉडी का कोई ऑर्गन बढ़ने नहीं वाला, ना पेनक्रियास बढ़ने वाला, वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके पेनक्रियास की साइज छोटी रहेगी, बॉडी बड़ी होगी। अब उनको अगर हील करना, ठीक करना है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा टाइम ज्यादा? क्योंकि पेनक्रियास को भी बॉडी के शेप के बराबर पहुंचना पड़ेगा, उसको भी उतना ग्रो होना पड़ेगा। वो हो जाता है बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। एज फार एज क्योरिंग टाइम in case of type 2 it takes very small time, in case of type 1 it takes a longer time. अब कितना लंबा समय लगेगा वो एक अलग विषय, टाइम होगा तो डिस्कस करेंगे, बट लेट्स गो टू द 30th वन। सबसे बड़ा कारण क्या है डायबिटीज का? एक वर्ड में अगर उसको बोला जाए, दैट इज डायोक्सिन। अच्छा, डायोक्सिन क्या है? इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। कोई भी चीज जब हम फैक्ट्री में ले जाते हैं खाने पीने की, जो फैक्ट्री से बाहर आता है, पैकिंग की वजह से फैक्ट्री में ले जाते हैं, प्रोसेसिंग की वजह से ले जाते हैं, या स्टोरेज की वजह से ले जाते हैं, किसी कारण से अगर कोई भी खाना फैक्ट्री में होते हुए फिर आता है, तो उस पैकेट के अंदर उस खाने के साथ साथ एक अनवांटेड केमिकल अपने आप बन जाता है। उसको, उस फैमिली को कहते हैं डायोक्सिन ग्रुप, डायोक्सिन फैमिली, राइट। सो डायोक्सिन क्या करता है, जब कोई भी अगर डायोक्सिन बॉडी में जाएगा तो बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको स्विच ऑफ कर देगा। सिग्नलिंग सिस्टम स्विच ऑफ होने से क्या होगा, जब आप खाना खा रहे हैं तो ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा है कि भाई खाना आने वाला है, इंसुलिन तैयार कर लो। जब खाना ट्रेवल कर रहा है तभी ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा है। जब वो फूड, वो ग्लूकोज फाइनली ब्लड में घुल रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन द बॉडी इज नोइंग कि शुगर आ चुका है। अब बॉडी क्या कर रही है, इंसुलिन भेज रही है, राइट। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आग लग गई है कहीं पे बिल्डिंग में, जितना समय देर से फायर टेंडर पहुंचेगा उतने ज्यादा फायर टेंडर लगेंगे। क्या ये लॉजिक समझ रहे, राइट? जितना देर से फायर टेंडर पहुंचेगा उतने नंबर ऑफ फायर टेंडर ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे? क्यों? क्योंकि आग उतनी बढ़ती जा रही है, राइट। सिमिलरली जितना देर से इंसुलिन आएगा या इंसुलिन को बॉडी को पता चलेगा कि फूड आने वाला है, उतना अमाउंट ऑफ इंसुलिन ज्यादा लगेगा।
बोलने का मतलब ये है कि जो डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट है उनका बॉडी कम इंसुलिन नहीं बनाती है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा बनाती है। रीजन क्या है कि बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता है कि खाना आने वाला है या आ चुका है। जब एक्चुअली वो ब्लड में घुल जाता है, दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द बॉडी नोस कि भाई शुगर इज देयर इन द ब्लड, अब इंसुलिन भेजो। तो ज्यादा भेजेंगे तभी वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे दुनिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज डायक्सिन। अच्छा, इससे कैसे बचें? उससे बचने का एक ही तरीका है, कोई भी ऐसी चीज जो इंडस्ट्री से होके आपके तक पहुंचती है वो देख लीजिए। कोई भी खाना को उठा के बताइए फैक्ट्री से होके तब पहुंची है या सीधे ही आप तक पहुंच गई है। जितना ज़्यादा डायरेक्ट पहुंचेगी उतना चांसेस कम है कि डायक्सिन कम होगा उसमें। जितना कम होगा डायक्सिन या नहीं होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि सिग्नलिंग सिस्टम की प्रॉपर होगी। और इट इज़ नॉट अबाउट डायबिटीज़, कैंसर, कभी और बात करेंगे इस पर। कैंसर का भी जो नंबर 1 कॉज है फेलियर ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम। जब सिग्नलिंग सिस्टम फेल होता है तो ट्यूमरस सेल स्प्रेड करने लगते हैं और बॉडी उसको किल करने के लिए कुछ करता नहीं है, बिकॉज बॉडी को पता ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ चोर आ जाएं, कुछ गुंडे आ जाएं, लेकिन जो पुलिस थाना है उसका मोबाइल फ़ोन ही बंद हो जाए, सिग्नल ना पहुंचे, तो उसको वहाँ सोचेगा सब कुछ ठीक ही है, राइट। और यहाँ से आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड द सिग्नलिंग सिस्टम। सिमिलरली बॉडी में कुछ अटैक करता है तो बॉडी भी इम्यूनिटी को कांटेक्ट करता है सिग्नलिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन जिनके फेल हो जाते हैं तो बॉडी में अटैक होता रहता है और सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ होती है। और उस फेलियर का मेन कॉज है डायोक्सिन। एंड डायोक्सिन तो किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो आउटकम होता है उसमें डायोक्सिन होता ही है, इनएविटेबल। जानबूझ के नहीं, अनजाने में उसके अंदर एक पार्ट बन जाता है। नाउ दैट इज ऑल्सो डायोक्सिन। सिर्फ डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल है, क्या ये भगवान के बनाने के बाद भी इंसान ने बीच में टांग अड़ाई? अगर तो टांग अड़ाई तो डायोक्सिन आया। जितना ज़्यादा टांग अड़ाया उतना ज़्यादा डायोक्सिन आया, राइट। तो आपको खाना ही है, खाना तो वो वाला खाना खाइए जिसमें कम टांग अड़ाया हो, बीच का रास्ता, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा इस पर। और ये आखिरी नियम कि इन सब के बावजूद भी ये डायबिटीज़ एजुकेटर के लिए है कि वो पेशेंट आके बोलेगा मैंने सब कुछ करके देखा, ऐसा भी कर लिया वैसा भी कर लिया, तो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, बताओ जेन्युइन लग भी रहा आपको कि ठीक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ऐसा 500 में से एक पेशेंट मिलेगा आपको, राइट। सो मेडिकल भाषा में से कहते हैं इडियोपैथिक कॉज, जब कॉज ना पता हो, ठीक है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है, वो पेशेंट का इलाज करते हैं, डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर क्या क्या कारण क्या, वो डॉक्टर बोलता है आई थिंक इट इज इडियोपैथिक कॉज। पेशेंट ये समझता है डॉक्टर को पता तो चल गया लेकिन मुझे नहीं पता चल इसका मतलब क्या है। कहता है चलो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक और हॉस्पिटल जाता है, फिर डायग्नोस करता है, फिर डॉक्टर कुछ पता चला, आई थिंक इट इज इडियोपैथिक कॉज। लगता है ये भी इडियोपैथिक बोल रहा था, ये भी इडियोपैथिक बोल रहा था, यानी कि इनको पता चल गया कि मेरी बीमारी क्या है। एक्चुअली उनको ये पता चला कि कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उसको एक नाम दे दिया है, राइट। फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, डायबिटीज एजुकेटर के लिए बोल रहा हूँ, कि आपने पूरा भरपूर कोशिश कर लिया लेकिन फिर भी वो आता है 3 महीने बाद, डॉक्टर साहब कुछ फायदा नहीं हुआ, तो आपको एक ही लाइन बोलना है, आई थिंक इट इज इडियोपैथिक कॉज। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।